बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome everybody for a new session for 2023 webinar series. Today is our first webinar. मैं इसको उर्दू में रखता हूँ इसलिए कि ये हम लाइव फेसबुक पे भी जा रहे हैं। आज हमारे पास सैयद नुमैर हैं और नमीर जो हैं, हमेशा नुमैर बोलता हूँ, नमीर जो हैं मुश्किल नाम नहीं, मुश्किल नाम नहीं है। नुमैर जो है वो हमारे एक और दोस्त है, उनके बेटे का नाम है छोटे। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि वो सबसे छोटा है हमारे तमाम बच्चों में यहाँ पे, तो उसको हमें उसका नाम ज्यादा जहन में और नाम मुंह में रहता है। तो नुमैर नमीर जो है हमारे पास, उनका आपने बायो तो देखा होगा उसके ऊपर, अपने फ्लायर के ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है जो कि इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप सबको कहूँगा, जो कि अब इनको फॉलो कर रहे हैं 3-4 इयर्स से, ही अगर आप देखो कि 5 इयर्स अगो कहाँ थे ये और 5 इयर्स के बाद ये कहाँ हैं, तो आप ये समझ लें कि यू आर लुकिंग एट समबडी जो कि आपकी तरह ही होंगे 5 से 6 साल पहले जहां पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो आज आप जहां बैठे हुए हैं, आप ये समझ लें कि 6 से 7 साल के बाद आप यहाँ मौजूद होंगे जहां नमीर है। तो अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब आप देखेंगे कि क्या हो रहा होता है लाइफ के अंदर और लाइफ किस तरीके से मूव कर रही होती है, और उस लाइफ के अंदर जो आपने चीजें सीखी होती हैं, उसके अंदर से रहते हुए आप अपने आप को एक कामयाब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एंट्री देते हैं, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर ये बात इम्पोर्टेंट है समझने की कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें कभी कभार पता नहीं चलता कि कौन से लोग या कौन सा शख्स जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कामयाब होगा। ठीक है ना? हमें ये बात पता नहीं चलती कभी भी। हम ये तो समझ सकते हैं कि कामयाबी जो है अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में होती है। हम अगर एक कदम चलते हैं तो खुदा मल्टीपल कदम हमारी तरफ करता है। हम मांगते हैं जब हमको मिलता है। ठीक है ना? तो हर बात को हमको इसी इसी अंदाज में और इसी सोच के साथ रखना पड़ेगा जब हम बात कर रहे होते हैं, या जब हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि लाइफ क्या है। तो लाइफ जो है वो एक तरह का समझे कि स्ट्रगल है। ना सिर्फ वो स्ट्रगल जो आके आप दीन के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो स्ट्रगल ऑल्सो जो कि आप दुनिया के लिए कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि दोनों को साथ चलाना है, लेकिन अगर आप बैठ के मैं आज कहूंगा सबसे कि आज जाके ना थोड़ा वक्त निकाल के सूरह मुजम्मिल पढ़ें, और आप देखेंगे वो जो शुरू की आयतें हैं जिसके अंदर खुदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तबलीग कर रहा है कि क्या करना है उन्हें, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े क्लियर वो हैं डायरेक्टिव्स, वो इसमें छुपे हुए पे नहीं है। उसमें एक डायरेक्टिव ये भी है कि तुम निकलो और काम करो। ये डायरेक्टिव है, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपसे कहा जा रहा है कि छुपा के बताई जा रही है कोई बात। नो 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 नो, यू हैव टू गो आउट एंड वर्क। ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इबादत करते रहो, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ रात की इबादत करो। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो है, तो हम जब ये इस तरह के सेमिनार्स करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करनी है। और अगर कोई समझता है कि बगैर स्ट्रगल करे कोई चीज अचीव कर लेगा, तो वो तो बात है। हमारा बिलीव है कि अल्लाह की जो चीज करना चाहे वो करवा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक्शन ओरिएंटेड खुदा है हमारा, इसलिए कि उसने दुनिया जो बनाई है वो रूल्स पे बनाई है। हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, खुदा कहता है मुझे मालूम है पत्ता हिलेगा, लेकिन ये नहीं बताता कि पत्ता वो हिला रहा है। वो कहता है कि पत्ता हिलेगा, क्यों हिलेगा? इसलिए कि इसके पीछे एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, एक लॉ है नेचर का जो उसने क्रिएट करा है। तो प्लीज
मेजर पॉइंट जो आज का है वो ये है कि आप अपनी मेहनत से अपनी ये जो लाइफ है ना इस वक्त की, इसके ऊपर स्ट्रगल करें। नमीर आज हमको बताएंगे कि जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आज हमको नमीर बताएंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि इसमें ऑप्शन जो यूरोप के अंदर है कंट्रीज का, उसमें कौन सी कंट्रीज के अंदर क्या बेहतरी, कौन से जगह पे वो एडवांटेज है उधर जाने का, कौन से में नहीं है। और मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा था कि यार कोशिश करिएगा आपके ये बताएं जरूर कि ये तमाम चीजें जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेज करना कि जब आप निकले। और आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि ये नहीं सोचिएगा कभी भी कि मैं अपना मुल्क छोड़ के जा रहा हूं तो बहुत बड़ी कोई गलती कर रहा हूं। दीन के हिसाब से मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। और अगर किसी को यकीन नहीं आया तो कभी बात कर लीजिएगा, इस पे भी हम कर देंगे। दीन में ना मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, दीन में आप अकेले हैं, आपको अकेले मेहनत करनी है, ठीक है ना। और उसमें ये भी बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि अगर कहीं आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है आपका, कहीं आपको तकलीफ हो रही है, कहीं आपको मुश्किल हो रही है, तो कहते हैं अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं और चले जाओ। पहले जमाने में तो लोग बगैर वीजा का चले जाया करते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि नेशनल हुड्स के अंदर हमें वीजा लेना पड़ता है जाने के लिए। लेकिन ये ओपननेस है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम जाते हैं तो हम एज अ मुस्लिम किस तरह बिहेव करते हैं वो एक अलग बातें हैं, वो उसकी उसके लिए हमने एक अलग टॉक रखी है। इसलिए कि बिहेवियर जो है ना, अगर आप अपने पुराने मुल्क का लेके आते हैं तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चले, ये इनिशियल मेरी टॉक थी छोटी सी। नमेर, आई विल रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला बेटा। और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हम ब्लैक स्क्रीन्स देख रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन करें ताकि हमको पता चले कि हम किसी जिंदा लोगों के साथ मुखातिब हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप अगर जितना ज्यादा सवालात करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी इसको हैंडल करने के लिए, और नमेर को भी अच्छा लगेगा कि एक लोग सुन रहे हैं। ठीक है ना। तो प्लीज नमेर, गो हैड। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा, और बल्कि एक बड़ी अच्छी बात की तो मैं थोड़ा सा उसको टच करूंगा। सोहेल अंकल ने वो बात ये कही थी कि मतलब दीन का कॉन्सेप्ट मुल्क से नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हम सब शायद सऊदी अरब में ही होते इस वक्त, उसी पेनिनसुला में ही होते। और सिमिलरली हम जो है वो एम्बेसडर बनते हैं। हम जो है जितना अच्छा अपना एक क्या कहते हैं पर्सनालिटी, अपना किरदार, अपना मॉरल एथिक्स रखेंगे, तो आपको दुनिया में भी आप बता सकेंगे कि पाकिस्तान कैसा है। तो देयर इज ऑल्सो अ सेपरेट डिफरेंट, आप बैज लेके बाहर जा रहे होते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि आप कोई मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो डॉक्टर सोहेल अंकल ने भी इस वक्त जिक्र किया। उसके अलावा मैं पूरा जो है मेरा फोकस आज जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि आप क्वेश्चंस पूछें, और मैं आपको ओपनली इंटरैक्टिवली उसके आंसर्स दूंगा। आप चाहे आप चैट पे पूछें, चैट चैट से पढ़ के जवाब दे देंगे। आप अनम्यूट करें अपना माइक, आप उस पर पूछ लें। तो ये बड़ा एक इनफॉर्मल इंटरैक्टिव सेशन है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही रखें। और कोई सवाल जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि यार ये सवाल मैं पूछूं पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। जो सवाल आ रहा है जहन में, इट्स योर राइट, यू हैव टू आस्क, तो आप वो पूछिए। ये पूरा सेशन इसी के लिए ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 में। तो जैसे इस वक्त जिक्र किया कि 5 से 6 साल पहले, तो बिल्कुल 8 साल पहले मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी। और इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मेरी जॉब लगी थी एंग्रो फर्टिलाइजर्स में, ढारकी में। तो मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। जिसके बाद ड्यू टू वेरियस रीजंस मैंने डिसाइड किया कि बेहतर होगा कि मैं एक शिफ्ट लूँ टूवर्ड्स लेट्स से अ डिफरेंट कंट्री एंड अ डिफरेंट फील्ड एज वेल। वो मेरी अपनी एक पर्सनल, आप अपना पर्सनल प्रोज एंड कॉन्स बनाते हैं। जब आप एक जॉब लाइफ में आते हैं तो आपको पता भी चलता है कि यार मेरे ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं। मुझे थर्मोडायनामिक्स समझ में नहीं आ रही फॉर एग्जांपल, या मुझे जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छी लग रही है। तो आप उस हिसाब से जो है वो अपना एक स्ट्रीम बनाते हैं, अपना एक फ्लो पाथ बनाते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं एंग्रो में था तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी बीइंग ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, कि मुझे
टेक्निकल नो हाउ समझने में और डिस्कस करने में मजा आता है, और लोगों को गाइड करने में बड़ा मजा आता है। तो मुझे ये आइडिया हुआ कि मेरी जो फील्ड है शायद ये कंसल्टिंग साइड पे ज्यादा अच्छी होगी। ये आपको पता चलता है, आप जिंदगी भर आप चीजें समझते हैं कि यार मेरी क्या पॉजिटिव्स है, मेरा क्या फोकस है, किस तरफ मोटिव जा रहा है। तो वो 2 साल में मुझे एक वो आइडिया हुआ, तो मैंने मास्टर्स फिर जो है वो जर्मनी में जाके किया फॉर फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉल्ड ESMT बर्लिन। और मेरा मास्टर्स था मैनेजमेंट में, क्योंकि मेटल उस साइड पे क्रिएट हो गया था। और जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपना वहाँ पे, तो उससे पहले मैंने बड़ा एक फोकस किया था कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो मैंने US को भी देखा, मैंने जर्मनी को भी देखा, मैंने इटली को भी देखा, मैंने मलेशिया को भी देखा, तो मैंने फार ईस्ट साइड पे भी चेक किया था, यूरोप भी पूरा देखा था। तो पूरा अपना एक मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाई थी कि क्यों मैं जर्मनी जाऊंगा अल्टीमेटली। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये देख रहे होते कि यार आप जो कोर्स कर रहे हो, डज इट मैच टू व्हाट यू वांट टू हैव, कि आप एट द एंड ऑफ दैट कोर्स क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मेरा गोल सिंपल ये था, टू गेट अ डिसेंट जॉब इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो मैंने यूनिवर्सिटीज ही शॉर्ट लिस्ट इसी हिसाब से की थी वो सारी, कि जिनका जॉब रेशो बड़ा अच्छा था। हम बहुत दफा ये गलती कर जाते हैं यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करने के लिए, जहां हम रैंकिंग्स पे चले जाते हैं कि रैंकिंग नंबर 1 होनी चाहिए, नंबर 2 होनी चाहिए। और ये जो रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा डिफरेंट है, ये बहुत दफा रिसर्च पेपर्स और रिसर्च के ऊपर होता है। तो अगर आपको PhD साइड पे नहीं जाना, तो शायद वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपको बड़ा ये देखना पड़ता है कि यार मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में, what do I want to achieve, what is my goal personally, और similarly does that university fulfill that role or not। बहुत दफा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो मास्टर्स करने चले जाते हैं टॉप की यूनिवर्सिटी में, बेस्ड ऑन रैंकिंग्स, US वर्ल्ड रैंकिंग्स बड़ी मशहूर हैं। वो देखते हैं, अपना रिसर्च प्रॉपर नहीं करते, अपना होमवर्क नहीं करते, और वो उस यूनिवर्सिटी में जाके फिर रियलाइज करते हैं कि यार यहाँ से तो मुझे यहाँ का करियर सर्विसेज इतना अच्छा ही नहीं, मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, मुझे लैंग्वेज बैरियर आ गया। ये सोचा ही नहीं कि जर्मनी में शायद लैंग्वेज बैरियर आएगा फॉर एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद वो नेचुरली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो PhD में चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि PhD कोई गलत चीज है, PhD बहुत अच्छी चीज है, लेकिन PhD के लिए आपका फोकस और मेटल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फोकस या मेटल नहीं है, आपको मजा नहीं आता रिसर्च पेपर्स पढ़ने में, तो वाई गो फॉर PhDs। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर मैंने ये यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट आई वांट टू डू। और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो कंट्री मुझे मैच करती है या नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कंट्री को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। आप ये देखते हैं कि क्या मैं नेशनैलिटी के लिए जा रहा हूँ, तो डज दैट कंट्री ऑफर डुअल नेशनैलिटी और नॉट, डज दैट कंट्री ऑफर नेशनैलिटी और नॉट। बहुत सारी कंट्रीज नेशनैलिटी बिल्कुल ऑफर नहीं करती, यूरोप में खास तौर पे। बहुत सारी कंट्रीज यूरोप में, रेयरली कोई एक ऐसी कंट्री होगी जो डुअल नेशनैलिटी इस वक्त ऑफर करती है, अपार्ट फ्रॉम UK। इस वक्त पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनैलिटी का कोलैबोरेशन नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखनी है नहीं रखनी, अगर आपको नेशनैलिटी के लिए जा रहे हैं। फिर आप देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस कंट्री के, कि आप अगर फर्ज करें आपने जाना है रोबोटिक्स में, तो क्या रोबोटिक्स का स्कोप भी है उस कंट्री में या नहीं है। या अगर स्कोप है, बहुत स्कोप है, लेकिन सारी जॉब्स जो हैं वो फर्ज करें, मैं जर्मनी की एग्जांपल देता हूँ, जर्मन लैंग्वेज में, और आप पहुंच गए, तो फिर तो आप की डिग्री भी बहुत अच्छी है, आपकी स्किल्स भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। आप यू विल हैव अ स्ट्रगलिंग टाइम इन गेटिंग अ सर्टेन जॉब फॉर दैट। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको अपना पूरा होमवर्क करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव कि आप क्या करना चाह रहे हैं। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू माई सेल्फ, तो ये मास्टर्स करने के बाद मैंने जर्मनी इसीलिए चूज किया था क्योंकि जर्मनी में, और ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग कमेंट होगा, जर्मनी में लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है फिलहाल। इशू जरूर होता है, 10 जॉब में से आपके पास 5 जॉब्स होंगी, लेकिन इतना नहीं था। इन पैरेलल मैंने जर्मन लैंग्वेज भी इंप्रूव की साइड बाय साइड, लेकिन मुझे जॉब जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं मिली। और as soon as I graduated, अल्हम्दुलिल्लाह I had job straight away, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क किया हुआ था। मुझे ये पता था इस यूनिवर्सिटी का एल्यूमनाई कहाँ बैठा हुआ है, इस यूनिवर्सिटी के कनेक्शंस किस किस कंपनीज में हैं, कौन कौन सी कंपनीज मैंने टारगेट करनी है, और उसी हिसाब से 1 साल पहले मैंने अपना होमवर्क शुरू कर दिया था। और जब मुझे वो जॉब मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, इन द लास्ट 3.5 years आई बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। इस वक्त फिलहाल आई एम ए कंसल्टेंट। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि एंग्रो में मुझे रियलाइज हुआ था वो, कि मेरा जो है वो मेटल जो है वो मोर टुवर्ड्स कंसल्टिंग साइड है। तो इस वक्त मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग करता हूँ फॉर डिफरेंट कंपनीज, जहाँ पे उनको ये देखना पड़ता है कि यार शुड आई एंटर इनटू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक नई फील्ड है, एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो क्या 3D प्रिंटिंग में एज अ कंपनी शुड आई एंटर और नॉट। तो उनकी स्ट्रैटेजी मैं बनाता हूँ, बिजनेस केसेस और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, एंड दैट इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 3.5 years। आई एम बेस्ड इन म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक जर्मनी में मैं बेस्ड हूँ इस वक्त।
फॉर द लास्ट 3.5 years। उससे पहले मैं बर्लिन में था। तो मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 5.5 साल हो चुके हैं। और ऑब्वियसली मैंने स्ट्रगलिंग टाइम भी फेस किया, जिसके ऊपर हम अभी फर्दर डिस्कशन करेंगे। आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी हिसाब से वील टेक द होल टॉक टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 months, वो कहते हैं, अभी डॉक्टर सोहेल ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता निकालता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 months पहले आई हैव बीन प्रमोटेड टू टेक ओवर द मीना रीजन। तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो पूरा रीजन है, हम वो अरब पेनिनसुला की बात कर रहे था, वो मेरे अंडर आ गया, अंडर कंसल्टिंग। तो ये अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। 3 साल पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था, ये मेरा मोटिव भी नहीं था, ये इंटेंट भी नहीं था। लेकिन जब आप मेहनत और डायरेक्शन के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालता है। और आगे और निकलेंगे, आपके लिए भी निकलेंगे, मेरे लिए भी निकलेंगे, सबके लिए निकलेंगे। लेकिन इस वक्त अब मैं चला जाता हूँ 5.5 साल पहले, कि जब मैं जर्मनी आया था, क्या ऑप्शंस थे मेरे पास, किस तरह के थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस आई, किस तरह से आई। लेकिन मैं उसको अभी इस वक्त मोनोलॉग के तरीके से डिस्कशन नहीं करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है मैं शुरू कर दूं अपने 2 चीजों के ऊपर, आपके लिए वो जो है वो इंटरेस्टिंग ही ना हो। तो मैं इस वक्त फ्लोर बिल्कुल ओपन करूंगा, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। आई एम अ वेरी फ्रेंडली गाय, मैं काटता नहीं हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस हो वो आप पूछिए, अपना माइक अनम्यूट करिए या चैट पे पूछिए, और स्टेप बाय स्टेप हम एक क्वेश्चन से कोई डिस्कशन निकलेगा, मुझे कोई या चीज याद आ जाएगी, तो वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाऊंगा। तो पहला सवाल यहाँ पे चैट पे आया है कि जी, हाउ टू रिसर्च विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। कि बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें ना आप देखिए, आप हमारा बड़ा वो होता है, हम बड़ा घबरा जाते हैं जब किसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे होते हैं ना। हम कहते हैं यार इतना बड़ा नाम है, या ये बाहर की यूनिवर्सिटी है। देखिए आपका राइट है, आप या तो आप उनके स्टूडेंट हैं, आप उनका एसेट बनेंगे। तो आप उनके करियर सर्विसेज को ईमेल लिखिए, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अपनी, या आपको समझ में आ रही है उनका करिकुलम कंटेंट, और उनसे आप पूछिए जॉब रेशो। जॉब रेशो एक फैक्टर होता है जो रैंकिंग्स में भी यूज होता है, और वो आपको बताता है। जॉब रेशो बेसिकली ये देखते हैं कि विद इन 3 months ऑफ ग्रेजुएशन, अगर 100 बच्चे हैं तो कितने 100 बच्चों में से कितने बच्चों की जॉब लगी विद इन 3 months। आप ये पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। और आपका दूसरा राइट है, आप ये पूछ सकते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी है ऑफ द बैच दैट वाज ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। तो उससे हिसाब से आप अपनी इकोनॉमी के लिए भी देख सकते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी की लेट्स से 4 रुपए थी एवरेज सैलरी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 4 रुपए में मैं जर्मनी में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, या स्पेन में, इटली, कहीं पे भी। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपका पूरा राइट है, आप पूछें। ये अमूमन उनके ब्रोशर्स में भी होता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज जो होती है उनके ब्रोशर्स में लिखा होता है। और अगर नहीं हो तो आपकी ईमेल लिखिए, ये आपका राइट है, एंड आस्क देम अबाउट इट। और अगर वो आपका जवाब नहीं देते तो इसका मतलब कुछ दाल में कुछ काला है। अगर आपको जवाब नहीं दे रहे वो, इसका मतलब दे आर हाइडिंग समथिंग। अब ये जो बात करी है ना अभी नमीर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखें कि जब आप जा रहे हैं किसी को, पाकिस्तान का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं ना, तो आप एज अ कस्टमर भी होते हैं वहां पे, आपके राइट्स होते हैं। ठीक है, यू आर पेइंग फॉर अ सर्विस एंड यू आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट बाय द वे। तो दे आर नॉट डूइंग एनी कोई आपके साथ है ना, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है वो पढ़ा के आपको, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा आ गया चलो हम इसको पढ़ा दें, ना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं। उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनके पास टैलेंट आ रहा है। ठीक है ना दादा। तो ये सवाल जो है, हमारे पास कैरियर सर्विसेज भी होती है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस भी होते हैं जो कि हैंडल कर रहे होते हैं इस तरह के लोगों को और इस तरह की चीजों को। तो सबसे पहला सवाल हर एक से ये जरूर पूछो, जो कि अभी मैंने कहा है ना, कि हर एक से ही आपका हक है कि पूछना कि भाई ये बताएं कि कितने लोगों की लास्ट लास्ट ईयर कितने ग्रेजुएट हुए थे आपके पास से, और उनमें से कितने लोगों की जॉबें लगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी लगी हैं उनकी सैलरी रेंज क्या है। ठीक है। और एक सवाल, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, तो के जॉब्स के अंदर जब आप जॉब करने चाहेंगे कि तो कोई इश्यूज तो नहीं है आप जैसे लोगों को जॉब करने का, वहां पे ओपन है। आपको वर्क परमिट्स मिलते हैं, कितने दिन के लिए मिलते हैं, उसका प्रोसेस क्या है परमानेंट होने का। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी से पहले यू हैव टू डिसाइड विच कंट्री, बिल्कुल। कंट्री से पहले यू हैव टू डिसाइड विच रीजन,
ये तमाम चीजें ना, ये इस स्टेप से लेके चलें। बिल्कुल। तो हम अगर फर्ज करें अब यूरोप रीजन के अंदर हैं, तो ये बताओ कि यूरोप के अंदर जो की अगर हम 5 या 4, चलो 4 ले लेते हैं बड़े मुल्क। जी। यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी नंबर 1, फिर यूके, फ्रांस, एंड देन लेट्स से स्पेन एंड इटली। हालांकि वो स्पेन और इटली जो है, वो स्पेन जो है वो उसमें पुराने 2008 के अंदर ही इनको पिक्स के अंदर लाते थे हम लोग। हम्म पुर्तगाल आइलैंड, वो ग्रीस एंड देन स्पेन, कि ये सब इनकी इकोनॉमी बहुत ही खराब थी, हम्म बहुत ही ज्यादा हम्म खराब थी। हम्म तो अगर हम इन 5 को लेते हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, तो जी। इन 5 में से आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स के लिहाज से किसकी क्या स्ट्रेंथ है? अ, सबसे पहले फिर जर्मनी से अगर स्टार्ट करते हैं, तो जर्मनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो प्रोसेस और स्ट्रक्चर है। क्योंकि आप जब एक दफ़ा आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है और आप यूरोप में होते हो, तो आप अब मैं हर कंट्री में घूम चुका हूँ, और कस्टमर्स भी हर यूरोपियन रीजन में, स्पेसिफिकली जो कंट्रीज जितने भी अभी हमने नाम लिए हैं, तो मैं सबसे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जो है वो जर्मनी का है। एंड हमें जर्मनी का कभी कभी एक एक इम्प्रेशन आता है पाकिस्तान में बैठ के, एक आपके जहन में एक इम्प्रेशन बन जाता है ना कि ये कंट्री ऐसी है। मेरे जहन में भी था, वो बिल्कुल गलत है। ये बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं यूजुअली। और ये जो है जर्मनी इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो इनकी अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, तो इंजीनियरिंग के हिसाब से यूरोप में देयर इज़ नो कंपटीशन टू जर्मनी, नो कंपटीशन टू जर्मनी एट ऑल। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मैनेजमेंट की साइड पे यस जर्मनी का कंपटीशन बहुत आता है यूके के साथ, आई वुड से। तो वहां पे वो यूके की एक स्ट्रेंथ है, और यूके की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पर हम सेकंड पे आ जाते हैं, वो है लैंग्वेज। क्योंकि हम इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, इंग्लिश हमें समझ में भी आती है, हम इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं। ये चीज़ जर्मनी में थोड़ी सी एक आती है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि मेरी जर्मन कोई बहुत फ्लुएंट नहीं है। और जब मैंने जॉब की थी तब मुझे जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये रहते हुए 5.5 साल जब आप रहते हैं किसी कंट्री में, तो आपको आ जाती है। मेरी जॉब में आज तक कभी मैंने फ्लुएंटली जर्मन नहीं बोली। मैं हमेशा इंग्लिश में कन्वर्स करता हूँ, इंग्लिश में ईमेल्स रखता हूँ, इंग्लिश में रिपोर्ट्स बनाता हूँ। और ये खाली मैं नहीं हूँ, ये मेरी पूरा बैच है। और मेरे साथ के बैच का मैं भी, हम बात करते शुरू में कि मेरी वाइफ भी हैं, उन्होंने भी मास्टर्स यहाँ म्यूनिख से किया है। उनकी भी जॉब इंग्लिश में, उनकी जर्मन मुझसे भी खराब है, तो उनकी भी जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जर्मनी का एक इंप्रेशन ये आता है कि लैंग्वेज बैरियर आता है, वो नहीं है। लेकिन ये ऑब्वियसली एक एक नेगेटिव कॉन्स में आ जाता है, क्योंकि अगर आपका 10 जॉब होंगी, तो 10 जॉब में से जो है वो 5 या 6 ऐसी होंगी जो आपको नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशूज। तो यहाँ पे फिर सेकंड पे अगर हम यूके को रखें, तो यूके का एक एडवांटेज आ जाता है कि जो है वहाँ पे लैंग्वेज का इशू नहीं आता। जर्मनी का एक और एडवांटेज है, जो जर्मनी, स्पेन, इटली तीनों का एडवांटेज है एज कम्पेयर टू, और मैं इसमें नेदरलैंड्स को भी रखूंगा ओवर यूके, वो ये है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं, ये वेलफेयर स्टेट्स हैं। और जो एजुकेशन है वो बिल्कुल उसी लेवल की है जो प्राइवेट एजुकेशन होगी इन यूके फॉर एग्जांपल, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी इन जर्मनी या स्पेन फॉर एग्जांपल। तो आपको एजुकेशन के, अभी मैं एक बात कर रहा था, एक हमारी दोस्त हैं, उन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन की है, उनके टोटल जो पैसे लगे हैं पूरी ग्रेजुएशन में, वो लगे हैं 350 यूरो। और 350 यूरो टोटल बन के कितने बनते हैं, आई थिंक 80,000 या 90,000 बनेंगे टोटल, इस वक्त अगर मैं 300 का भी रेट लगाऊं, और मोर और लेस। तो ये जो पैसे लगे हैं वो पूरे उनके जो है वो 2 साल में लगे हैं। तो यहाँ पे वो एजुकेशन का लेवल भी उस तरह का है जो यूरोपियन रीजन में, यूरोपियन में ईयू को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यूके उससे हट के है थोड़ा सा इस वक्त फिलहाल, ब्रेक्सिट के बाद। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो स्पेन, इटली, जर्मनी में है एज कम्पेयर टू यूके फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यूके में आपके पास लैंग्वेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि यार मेरी जो फील्ड है, वो उस फील्ड में क्या लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फर्ज करें मार्केटिंग करनी है, और आपको मार्केटिंग ऐसी करनी है कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें तो फिर आप जो है वो, उसको आपको रीजनल लैंग्वेज चाहिए होगी, आपको वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप उससे काम नहीं चला सकते। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा है कि आपको ये एज मिल सकता है कि जस्ट बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि सारा काम इंग्लिश में होता है, पूरी दुनिया में होता है, तो आप फिर भी उस साइड पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़ा देखना पड़ता है कंट्रीज के हिसाब से, कि उस कंट्री में क्या रेट है, फॉर एग्जाम्पल वॉट यू वॉन्ट टू डू, फिर उसका स्कोप क्या है, फिर उस कंट्री के हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स बनाए। जैसे अभी बात कर रहे थे जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज का एक है नेगेटिव, यूके में नहीं होगा। लेकिन जर्मनी में फिर आपके पास एजुकेशन फ्री है, सेम गोज विद स्पेन, सेम गोज विद इटली। सिमिलरली आपके पास जो है वो एजुकेशन मोर और लेस सेम है। लेकिन आपको यूरोपियन कंट्रीज में अगर नेशनैलिटी पे आता है, तो आपको नेशनैलिटी डुअल नहीं मिलेगी, यूके में मिलेगी।
ये बहुत सारी चीजें हैं जो खाली आपकी एजुकेशन की नहीं, अगर आपने रहना है इन लॉन्ग टर्म, आप वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे डॉक्टर सोहेल ने पहले कहा ना, आप पहले अपना रीजन स्पेसिफाई करें, फिर आप कंट्री स्पेसिफाई करें, तो वो कंट्री के हिसाब से आप फिर वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज पे आप देखते हैं कि यार कौन सी मुझे कंट्री पे जाना है, फिर आप जो है वो अपनी बाकी सारी चीजों पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट तुमने रेस किया कि पॉलिटिक्स, तो वो कह रहे हैं एक सवाल ये है कि हम्म। क्या पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। और अभी मेरा ख्याल है हमारी टॉक शुरू होने से पहले मैं और नमैर इसी बारे में बात कर रहे थे कि यूक्रेन की वॉर ने हम्म। कितना बड़ा इशू क्रिएट करा है यूरोप के अंदर खास तौर पे। और अगर आपको ये नहीं मालूम तो मालूमात करें जाने से पहले, बिल्कुल। इसलिए कि विंटर आधा गुजर चुका है, लेकिन आधा गुजरना बाकी है अभी। और अगर आप देखेंगे इस वक्त मार्केट के अंदर जो कि यूरोप के अंदर खास तौर पे कितनी हाई रेट हैं आपके ऑयल एंड गैस के, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी के। जी। और उसकी वजह यही है कि वो सारी की सारी इंपोर्ट वहीं से होती थी। सारी बिजली, गैस वगैरह वहीं से आती थी और रशिया से। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो कहते हैं कि आज हम कन्वर्ट हो रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जीज की तरफ, it will take at least 2 to 3 years हम्म। get to that particular capacity. And बिल्कुल। then we also understand that that capacity is not it is a sustainable thing, but it is not reliable. हम्म। हम्म। Reliability के लिहाज से it's pretty poor. So हम ये तमाम चीजें जो होती है ना, ये दिमाग में रखनी होती हैं कि मैं जा रहा हूं तो I have to be living in an environment जहां पे कभी कभार ब्लैकआउट भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए हम इसके आदी हो चुके हैं। सो वी डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, कोई बात नहीं, चले जाए 2 दिन के लिए, कोई बात नहीं होती। लेकिन मेंटली आपको तैयार होना पड़ता है इन तमाम चीजों के लिए। हम्म। अच्छा, एक और सवाल आए हैं, बल्कि हदेश हमेशा एक से ज्यादा सवाल करते हैं, तो हदेश ने 2 सवाल करे हैं। हम्म। Can we apply and get admission on a scholarship base in mechatronics if we are going to, if we are doing our final year project in the energy side? So, इनका मतलब ये है कि हमने समझ गए। सारा, हाँ, हम्म। जो है। गुड क्वेश्चन। इसको मैं आंसर, अच्छा एक 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 पॉइंट में इससे पहले भूल जाऊं, मैं वो जरूर मेंशन करूंगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं। और प्रेडिक्टेड इकोनॉमी कितनी है, इकोनॉमी के भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। आप जीडीपी देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी देखिए, आप ये देखिए जॉब कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है कंट्री में, क्या एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट 3 years और 4 years। और उसके रीजन ये है कि आप अपनी पूरा फ्यूचर दाव पे लगा के आप आ गए कंट्री में, अब आपको जॉब ही नहीं मिल रही, या जॉब मिली आपको 3 महीने के बाद कंपनी ने निकाल दिया, ऐसा होता है। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो बस उनको ये होता है कि भाई पाकिस्तान से निकलो। ठीक है। ये एक और चीज है कि मैं बड़ा हाईलाइट करूंगा। पाकिस्तान से, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल बस निकलना है, ये कहीं भी चले जाओ। अपना होमवर्क जरूर करो। एक दोस्त था वो माल्टा में आ गया, उससे बात हो रही थी, और 3 महीने के अंदर ही वॉज बेसिकली लेट आउट, क्योंकि इकोनॉमी नहीं थी। अब वो इंजीनियरिंग माल्टा में क्या करेगा। अब वो पहुंच गया माल्टा, उसके बाद फिर वो खैर एक दफा आप यूरोप में आ जाते हैं तो मामला आसान हो जाते हैं, तो ही वेंट टू स्पेन। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, इतना पॉजिटिव चीज हर किसी के साथ नहीं होती है। तो अपना जिस भी कंट्री में जाएं, ये जरूरी नहीं है कि भागना है पाकिस्तान से, अपना होमवर्क करके जाओ हमेशा। अगर एक मुश्किल हालात से दूसरे तरफ जा रहे हो तो जरूरी है मुश्किल से मुश्किल में जाके बैठ जाओ। अपना होमवर्क जरूर करो, इकोनॉमी जरूर देखें कि यार इकोनॉमी क्या है, आपकी स्पेसिफिक फील्ड में क्या है। और इस फील्ड के हिसाब से जो मैकेट्रॉनिक्स वाला सवाल है, देखें इसमें अब आपने 2 फील्ड्स की बात की है, आपको जाना है मैकेट्रॉनिक्स में, आप करें एनर्जी की साइड पे इस वक्त। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका FIP इज दैट समथिंग दैट कैन बी सोल्ड टू अ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स मैकेट्रॉनिक्स। अगर वो आप FIP को अपना सेल कर सकते हो, भाई एट द एंड ऑफ द डे यूर अ प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अपना आपको एक यूनिवर्सिटी के सामने थ्रू योर CV, थ्रू योर FIP, आपने अपना केस ऐसा बनाना है उस यूनिवर्सिटी के सामने कि जो वो कहें कि यार नॉट ओनली वील गिव हिम एन एडमिशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, FIP अच्छा है, लिंक हो रहा है एनर्जी साइड से, और दूसरा कि आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए। ठीक है, विच इज द नेक्स्ट स्टेप। तो मिलने को तो जरूर मिल सकती है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक योर केस इन अ वे कि आप जो हैं वो यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर सकें कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी यहाँ पे कॉल पे 28 लोग हैं,
अब वो 28 लोग तो एक सिंपल सा एक छोटा सा सैंपल पॉइंट है ना, ये सभी अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए इंशाल्लाह, ये सभी हायर एजुकेशन करेंगे इंशाल्लाह कल को, तो आप सभी compete कर रहे होंगे। अभी तो हम एक कॉल में, फिर पूरे पाकिस्तान को देखिए, फिर पूरी दुनिया को देखिए, तो ये कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आपका जो है वो इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की साइड पे आपका जो है वो FIP है, और आपको जाना है टुवर्ड्स मैकाट्रॉनिक्स, तो यू हैव टू फाइंड अ कनेक्शन कि आप उस FIP को कैसे बेच सकते हैं, दैट कैन बी सूटेबल फॉर फॉर मैकाट्रॉनिक्स एडमिशंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल। या आप उसको, ये अगर आपका लिंक नहीं बन रहा, तो आप फिर FIP का आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना उसको सेल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपना मोटिव, अपना पैशन सेल करें कि मुझे मैकाट्रॉनिक्स में जाना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एंड में आपके पास एक CV होगी, एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी, जब आप यूनिवर्सिटीज अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा जिसमें आप डिस्कशन करेंगे, उससे पहले सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू यूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली जब आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में। कोई फॉलो अप क्वेश्चन है आदेश आपका इस पॉइंट के ऊपर, बिफोर आई टेक योर सेकंड क्वेश्चन? नहीं? सर ऑलराइट, समझ अच्छा, गया। इसमें इसमें एक और बात जो है ना, जो कि अभी आपने नमैर ने बड़ी अच्छी बात बताई है, जो कि आप भी समझें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आप अप्रोच करते हैं और अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बहुत से यूनिवर्सिटी आपसे मांगेंगे क्या, व्हाट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या, क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे, वजह क्या है, क्या करना चाह रहा हूँ। हैव टू बी वेरी क्लियर एग्जैक्टली। व्हाट यू वांट टू डू। उन्होंने उसी है, मैंने निकाल दिया। मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं इसमें कर लूंगा, ये जो है कोई भी जवाब पसंद नहीं करता है इस चीज का। तो ये कभी नहीं कहना कि यार मुझे बस जो कहीं कुछ भी मिल जाए मैं तो कर लूंगा। भाई वो कोई क्या भीख दे रहे हैं कि आप, क्या आपसे आपको कहेंगे कि हाँ तुम आ जाओ, चलो हम तुम्हारी कफालत कर लेंगे। ना ना ना, तुम जितना स्ट्रांग हो गए ना अपने इमोशंस को लेके, जितना स्ट्रांग स्टेटमेंट क्रिएट करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को सेल कर सकोगे बिल्कुल। बाहर। मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, मोहम्मद उसामा लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ है ना, क्या किया था? वही किया था जो सबने करा था, एक दो चीजें एक्स्ट्रा करी थी, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को सेल किया। उसका इंग्लिश स्कोर भी बहुत खराब था, लेकिन उसके बावजूद उसने मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, 2 मरतबा एग्जाम दे के फिर वो लेकर आया अपना स्कोर सही, और फौरन ही उसको जो स्कॉलरशिप मिली है वो PhD की मिली है। इसलिए कि वो करना चाहता था PhD, इसलिए कि उसको मालूम था कि मैं इस एरिया में रह के इस तरह ही ग्रोथ की तरफ जा सकता हूँ CAE के अंदर, और रहना तो CAE में था। अब CAE के अंदर आप, करंट CAE के अंदर तो आपकी जो स्कोप है वो यहाँ पे आके रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती। इनके अब्बू ने, जमैर के अब्बू ने और हमने 1980s के एंड में स्टार्ट की थी CAE। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, इनके अब्बू ने CAE को इंट्रोड्यूस कराया था, हमने यहाँ पे आके उस पे काम किया था, और अर्ली 90s के अंदर और मिड 90s तक वो काम जो था वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे। आज हम एक मैच्योर प्रोडक्ट को देख रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको 99.9% करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकता है अगर आपने उसको सही किया। ये वही बात है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, लेकिन अगर आप गुड डेटा इन, यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड डेटा आउट। तो इस पे ना सोचो, इस पे सोचो कि अगर तुमको, अब जैसे ये दूसरा सवाल है कि हाउ टू सर्च द स्पेसिफिक फील्ड इज गुड विद इन अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, अच्छा स्पेसिफिक फील्ड, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का, जैसे NED में भी हर डिपार्टमेंट का एक डीन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास एक डेटा होगा कि कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे। तो वही जो पहला सवाल था ना, सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करोगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, जो नेचुरली आप पूछोगे उससे एडमिशंस डिपार्टमेंट, वो फॉर योर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, फॉर योर स्पेसिफिक प्रोग्राम ही पूछोगे। अगर उस यूनिवर्सिटी का, लेट्स से कि मैकेट्रॉनिक्स की हम बात करें तो मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको करना है सस्टेनेबिलिटी में, सस्टेनेबिलिटी उनका नया नया खुला है, उनको पता ही नहीं, डेटा ही नहीं है, तो क्या आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? ठीक है, या सस्टेनेबिलिटी 5 साल से, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है,
पॉसिबिलिटी है ना। एनईडी में कितने डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जितना दूसरा कंपैरेटिव डिपार्टमेंट कर रहा होगा। तो आप फिर वही डेटा उस डिपार्टमेंट का मांगोगे, और हर यूनिवर्सिटी का वही बात है, आपका राइट है कि आप वो डेटा पूछो कि भाई कितने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट्स निकले हैं लास्ट ईयर, उससे 2 साल के, आप 2 साल 3 साल डेटा मांग सकते हैं। आप ट्रेंड देखिए कि कितने जॉब रेशो 3 मंथ्स में कितनों की लगी है, किन कंपनीज में लगी है, आप ये भी पूछ सकते हैं। एवरेज सैलरी क्या है, आप अगर जैसे स्पेन में जा रहे हैं तो क्या स्पेनिश रिक्वायर्ड थी या नहीं थी, उनमें से कितने, ये मैंने भी पूछा था जब जर्मनी आया था, कितने स्टूडेंट्स थे जिनको जर्मन नहीं आती थी, कितने स्टूडेंट्स थे जिनके लिए जर्मन मैंडेटरी थी टू अप्लाई। तो मुझे उसका एक रेशो आ गया था कि इतने स्टूडेंट्स जो थे वो नहीं, जिनको जर्मन नहीं आती थी, एंड देयर जॉब्स डिड नॉट और वर नॉट स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन जर्मन लैंग्वेज। तो ये वाले सारे आपके राइट्स हैं जो आप पूछें, और अगर आपको उस जवाब से तसल्ली नहीं आ रही है, तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा, तो आपका राइट है, आप मना करो। बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं वैसे बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपने क्योंकि बैचलर्स कर लिया, बैचलर्स में फिर भी गलती हो जाती है इंसान से कि यार मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मास्टर्स जो है ना, ये फिर एक अलग स्टेप आ जाता है। और फिर पीएचडी तो फिर आप भूल ही जाए, फिर आपकी वही चीज है। तो इसीलिए इसीलिए बहुत ज्यादा डिसीजन जो है वो सोच समझ के करें, अपना होमवर्क जरूर करें। और अभी तो हमें इतना एडवांटेज है, हम जो फील्ड है, कि हमें पूरा गूगल है हमारे साथ। गूगल तो मैं कहता हूँ, गूगल और यूट्यूब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको हर चीज मिल जाती है यहाँ पे, हर बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल जाएगा, स्टूडेंट्स फोरम मिल जाएंगे, फेसबुक पे ग्रुप्स बनोगे उस यूनिवर्सिटी के, वो आपको बता देंगे कि यार इसका क्या, ये टीचर ऐसा था, ये ऐसा था, इसका कोर्स नहीं उठाओ, उसको ये नहीं करो, वो नहीं करो, सब मिल जाता है अब तो। तो ये सब चीजें आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कोई आपको कोई 2 हफ्ते लगाने हैं, 3 हफ्ते लगाने हैं, ये सिर्फ 2 से 3 घंटे की रिसर्च है, आपको पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी ठीक है या नहीं है। और दूसरा ये है जो मैं एक बहुत ही, हमारे पास जहाँ पे मैं हूँ जिस यूनिवर्सिटी में, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस और चाइनीज आते हैं, ठीक है ना। और मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि जब तुम आए हो एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के प्रोग्राम में, तो तुमको मालूम है कि इनके, हमारा हालांकि स्टेटमेंट लिखवाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद स्क्रूटनी भी होती है उनकी, लेकिन डॉज खा जाते हैं कभी कभार। उसने ऐसा स्पिन किया होता है कि आप पकड़ नहीं सकते कि ये मेंटेलिटी नहीं है साली यहाँ पे मैनेजमेंट की, आगे है बस। तो उससे मैं पूछता हूँ कि इनके, तुमको क्यों जरूरत पेश आई बेटा कि तुमने अपना या अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च कर दिया, और तुम आ गए हो, अब तुमको मालूम है कि तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर है, हालांकि तुम इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन अपने पता नहीं साउथ इंडिया की इंग्लिश सुनी हो या नहीं सुनी, जी जी अलग बिल्कुल। कहानी है। तो लेकिन दे कैन नॉट स्पीक वेरी वेल, बट दे आर वेरी फ्लुएंट इन राइटिंग। राइटिंग बड़ी बिल्कुल। अच्छी होती है इनकी। तो मैं उनसे यही समझाता हूँ कि ये जो, जब तुम आए हो मैनेजमेंट के अंदर, तो तुमको बात करनी है, बिल्कुल। हाँ? तुमको अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब तुम्हारे कपड़े, तुम आ तो गए हो, लेकिन तुमने अपने कपड़े जो थे अलमारी में नहीं रखे होंगे, इसलिए कि खाना जब बनाया था ना तुमने, तो यहाँ पे कमरे जो होते हैं ना, घर जो होते हैं, वो बंद होते हैं बिल्कुल चारों तरफ से, ठीक है। बाहर जो होती है वो नेगेटिव में टेम्परेचर चल रहा होता है, तो जो बदबू और खुशबू जो कुछ भी है ना, वो आपके घर में रहती है, घर से बाहर आपके साथ जाती है, क्योंकि आपने कपड़े पहने होते हैं जो कि कपड़ों ने भी वही बदबू पकड़ रखी होती है। तो अब आप बिल्कुल। उस बदबूदार कपड़ों के साथ जाओगे क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट के दिमाग में तो ये चल रहा होता है, ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो कुछ भी बोल लो उसको, कितना भी सेल कर लो तुम उसको, कितनी भी उसकी एडवाइजमेंट दे लो, वो ठेंगा तुम्हारी एडवाइजमेंट पे असर करेगी। तो ये तमाम चीजें भी होती हैं जो कि आपके साथ होती है। एक इन्होंने सवाल किया, कैन वी अप्लाई फॉर जॉब आफ्टर मास्टर्स इन जर्मनी बिल्कुल। if we got a admission based on a scholarship, and can we apply for nationality over there? अच्छा, नेशनैलिटी के लिए तो आप इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जर्मनी इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, या नॉट अ वेरी ओपन कंट्री व्हेन इट कम्स टू नेशनैलिटीज। तो आप जो है वो जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, वो वाली चीज जो अभी कनाडा ने जैसे शुरू की है, उस तरह से जर्मनी इतना ओपन नहीं है। लेकिन इस वक्त एक लेजिस्लेशन पास हो रही है जिसमें एक फास्ट ट्रैक एंट्री बनाएंगे फॉर स्टूडेंट्स विद स्टेम बैकग्राउंड, जो आप लोगों का भी है इस वक्त, ठीक है ना। तो उसमें ये होगा कि आपको नेशनलिटी 3 साल में मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ लेजिस्लेशन है, ये मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है जैसे पार्लियामेंट में जाती है ना तो अप्रूव होगी नहीं होगी, तो इस पर काउंटर भी आएगा।
तो ये सब चीजें फ्यूचर की हैं, हमें नहीं पता। हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन में आप डायरेक्ट नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह से इतना आसान नहीं है। और सिमिलरली आपको नेशनलिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती, आपको तकरीबन 7 से 8 साल बाद आपको नेशनलिटी मिलती है। एंड एज ऑफ नाउ यू हैव टू सरेंडर योर ओरिजिनल पासपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी अप्लाई करूंगा तो मुझे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। ये वही बात है कि फ्यूचर में लेजिस्लेशन में डुअल नेशनलिटी की भी बात हो रही है जर्मनी में, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप कंट्री को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार इसमें क्या लेजिस्लेशन पास होने वाली हैं, करंट गवर्नमेंट किस तरह की है, क्या करंट गवर्नमेंट इज ओपन टू इमिग्रेंट्स और नॉट, ओपन टू स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज और नॉट। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ टू आंसर योर नेशनैलिटी क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन जॉब्स मिल सकती हैं, मिली भी हैं लोगों को, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखे हैं वो आए हैं इन टेक डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। ये 3 ऐसी फील्ड हैं जो ओवरऑल अगर हम इसको अम्ब्रेला एक बनाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड ऐसी है जिस पे काफी लोग डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। लेकिन वो तभी आते हैं जब उनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है वर्किंग इन पाकिस्तान। मोइज जिसने सवाल किया है ये कंप्यूटर्स का ही है बंदा। सही सही। अच्छा अच्छा, इसमें एक बात और कर दूं मैं, ये आप लोग ये मैसेजेस में देख रहा हूं मैं, तो प्लीज जरा मुझे अजीब सा लग रहा है कि कौन से मैसेज का मतलब क्या है। अप्लाई फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम, व्हाट द हेक दैट मींस लाइबा। प्लीज अवॉइड एनीथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर। आदेश के और सवाल आए हैं? नहीं, ये आदेश का सवाल खत्म नहीं हुआ। अच्छा, okay, I am in my last year of studying civil engineering and I anticipate receiving my degree by this September. Would it be better to wait until I have my degree before applying for the scholarship, or can I begin the application process now? एप्लीकेशन प्रोसेस तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा विदाउट डिग्री। विदाउट डिग्री आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस से मतलब ये है कि आप शॉर्टलिस्ट तो शुरू करें, इसमें टाइम लग जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी से डिस्कशन करना शुरू करें, एंगेजमेंट करना शुरू करें। अगर आपका फोकस वही बात है, अगर FIP की साइड पे है या मास्टर्स की साइड पे है टू गेट अ थीसिस एक्सेट्रा, तो आप डायरेक्टली प्रोफेसर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो मेरे साथ थे बैचलर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उन्होंने डायरेक्टली प्रोफेसर्स को रीच आउट किया, फिर वो भी बुला लेते हैं डायरेक्टली कि आपको मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स लीडिंग टू PhD फॉर एग्जांपल। तो आप अपना प्रोसेस जरूर शुरू करें, लेकिन आपको नेचुरली ये तो एक गिव एंड टेक है ना कि जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी आपको नई मास्टर्स में जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रोसेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं इस वक्त। और इसको मैं एक और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। अगर आप प्रोसेस देखें ना, जो होल प्रोसेस जो हमने अभी डिफाइन करा था नमेर ने, इट विल टेक एन ईयर। बिल्कुल। इसलिए कि आपको ये देखना है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो टाइमिंग क्या है, स्टार्टअप के टाइमिंग का मतलब है कि पहला सेमेस्टर कब स्टार्ट होता है, सेकंड सेमेस्टर जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, विंटर यानी कि फॉल में, विंटर में और स्प्रिंग में किस 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 वक्त हो रहा है। फिर हर एक की डेडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि अप्लाई कब तक कर सकते हैं आप। उससे पहले आपको प्रेप करना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैं सिर्फ ये बता दूं, इवन अगर आप एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं, इट विल टेक टाइम। उसकी अंग्रेजी से लेकर उसकी जो आपका अपना बेसिक ओपिनियन है बताने का, वो तमाम के अंदर वक्त लगता है बना। आपको अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भेजने में वक्त लगता है। आपको अगर उन्होंने इवेल्युएशन के लिए कह दिया कि अपनी ट्रांसक्रिप्ट इवेल्युएट करके लाएं, उसमें वक्त लगता है। अगर उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे हैं तो उसमें वक्त लगता है टीचर से लेने में। हर रिकमेंडेशन लेटर ऐसा नहीं होता है जिससे आपको लिटरली कहते हैं ना रिकमेंडेशन मिल रही है। कभी ऐसा होता है कि चलो इसको निकालो, ये आ गया मेरे पीछे। रिकमेंडेशन हर आदमी को नहीं मिलती है, जो कि जिसको असल रिकमेंडेशन कहा जाता है वो कुछ लोगों को मिलती है सिर्फ। तो ये तमाम चीजें ना टाइम लेती है। तो ये 1 साल तो रखो ही रखो इसके अंदर पहले से, कि जब जाना है ना उससे 1 साल पहले से करो।
और मैं फिर कहूंगा, इस बात पे जरूरी नहीं है ये जिसने तुमको फर्स्ट टाइम अब एक्सेप्ट कर लिया है वो जगह तुम्हारे लिए बेहतर हो. यू हैव टू रियली थिंक हार्ड, वेरी हार्ड, इज इट द राइट प्लेस फॉर मी टू गो. और जो अभी मैर ने बातें करी है ना, ये आपको रिव्यू करनी चाहिए अपने साथ बैठ के. इसको बेस्ट तरीका जो होता है, मैं फिर कहूंगा कि बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक पेंसिल कागज लें और आप एनालाइज करें उसको. आपके पास लेफ्ट कॉलम के अंदर वो तमाम फीचर्स होने चाहिए, वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो देखना चाहते हैं आप उस जगह पे. उसके बाद आप लगाएं हर कॉलम के अंदर एक यूनिवर्सिटी का नाम और फिर चेक मार्क करते हुए निकले वहां से. ठीक है ना, ये इतना आसान नहीं होता. अच्छा, prior to applying for various scholarship, are there specific exam that should be considered just like IELTS, GRE, and improve your any chance for receiving them? बहुत अच्छा सवाल है ये. और जो अभी डॉक्टर सोहेल ने इस वक्त बात की ना, 1 साल, ये बहुत 1 साल बिल्कुल आपको जहन में रखना चाहिए अपना. उसका रीजन जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो यही है, स्पेसिफिक एग्जाम्स. अगर आपको मैनेजमेंट की साइड पे जाना है और वो यूनिवर्सिटी अगर है टॉप की यूनिवर्सिटी जो MBA कर रही है या मैनेजमेंट कर रही है, तो वो आपको GMAT आपसे मांगेगी या आपसे GRE मांगेगी. वो उसके बगैर आपको एग्जाम्शन नहीं देगी. और GMAT GRE इतना आसान नहीं होता जितना टोफल या आइल्स होता है. GMAT GRE के लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको टेस्ट एग्जाम देने पड़ते हैं, और उसके बाद आपका स्कोर, फिर वही आता है ना, कंपटीशन वाली बात आ जाती है कि आपका शायद स्कोर आउट ऑफ 800 720 भी हो, लेकिन अगर बाकियों का सबका 726 अबव है तो फिर आपका मसला हो जाएगा. तो इसलिए ये GMAT जो एग्जाम है, ये इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना. GMAT और GRE, ये इसकी ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ती है और उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं लोगों को तैयारी करने में. आइल्स और टोफल का बड़ा डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है. अगर आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए आइल्स और टोफल इज अ वॉक इन द पार्क. लेकिन यूजुअली क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं होती है तो इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. इसमें भी फिर आपको एक डेट लेनी पड़ती है, आप अपना वो डेट लॉक करें, आपके पास वो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आप किस सिटी में, ये बड़ा मैटर करता है. क्योंकि आई थिंक आइल्स और टोफल सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में होता है. अगर आप कराची में भेज दें सारे, तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि आप कराची में ही हो उस टाइम. आपको वो डेट लॉक करें, पूरा दिन लगता है इसमें भी, आइल्स के टेस्ट में भी, टोफल के टेस्ट में भी, GRE GMAT के टेस्ट में भी. तो आपको वो सब चीजें अपनी प्रॉपर प्लान प्रिपेयर करनी पड़ेंगी. जब आपके पास वो होगा, और बहुत दफा हो जाता है पहली दफा स्कोर अच्छा नहीं आया, देन व्हाट, हार तो नहीं माननी ना, तो फिर से देना है. तो ये सब चीजों का टाइम जो है ना, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने प्लान करना है ना कि यार मुझे जाना है मास्टर्स के लिए इन 2024, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे. आज से शुरू करो काम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 साल लगता है. फिर 6 महीने पहले आप अप्लाई करते हो, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जब होगी ना फिर अप्लाई करते हो. फिर वो प्रोसेस में इटसेल्फ 3 से 4 महीने लगेंगे. वो इंटरव्यू लेंगे आपसे, फिर वो आपको अपना डिसीजन देंगे, तो इसमें भी 3 से 4 महीने लगेंगे. फिर आप वीजा का अप्लाई करोगे. तो अगर आपने सितंबर में जाना है इन 2024, तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ. अभी से आप शुरू करोगे तो आप सितंबर 24 को टारगेट करोगे. और इसमें एक बात भी और भी याद रखना, हर किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं. ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती है कि आपने अप्लाई किया और आपको पता चला 24 घंटे के अंदर एडमिशन लेटर आ गया. बहुत कॉमन है. इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी जाली है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी डेस्परेट है. ठीक है, कोई वजह होगी जो डेस्परेट है. वो अगेन, हर डेस्परेट जगह जो है ना वो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैठ के अच्छी तरह से सोचें कि यार जब मैं जा रहा हूं ना, जो अपनी लाइफ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपकी लाइफ का, जब आप 23 24 25 के होंगे ना, ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है आपका. आपको ये देखना है कि मैं कहीं वेस्ट तो नहीं कर जाऊंगा इसको. बिल्कुल. ठीक है, ये इसलिए कि कई लोगों के ने मुझे बताया कि हमारे पास आ गया एडमिट. ओके, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई है भाई. यूनिवर्सिटी दिखाओ, जरा सर्च करो उस यूनिवर्सिटी को, देखो वो यूनिवर्सिटी है क्या, क्या करती है, जरा मालूम करो इन डेप्थ में जाके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस शहर के, उस मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद उस शहर में क्या है. तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है. पढ़ा आपने एक शहर में, जॉब दूसरे शहर में मिली है, वो जो दूसरा शहर था ना वो तो टंडो LIR से भी ज्यादा गया गुजरा है.
सही है, और आपको आपको अय्याशी लगी हुई है कराची वाली, अब आप बैठे हुए वहां पे, क्या करूंगा मैं यहाँ पे बैठ के? हाँ? और ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें लगता है कि ये गोरे तो धोखा नहीं देंगे, ये यहाँ पे तो करप्शन नहीं होती, यहाँ फ्रॉड नहीं होता। भैया फ्रॉड जो है ना और करप्शन पूरी दुनिया में जहां जिसको मौका मिलता है वो करता है। तो ये यूनिवर्सिटीज में भी ठीक ठाक है। तो आप अपना पूरा होमवर्क जरूर करिए कि यूनिवर्सिटी ठीक भी है या नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की है, ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी डिग्री बिल्कुल सही होगी, हाँ, लेकिन वो अगले दिन आपको एडमिशन मिल गया, ये कोई वजह है ना यार, पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा, आपको अगले दिन मिल गया एडमिशन। तो ये बिल्कुल अपना होमवर्क जरूर करना हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, आज यहाँ से कोई 350-400 मील दूर। पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना, मेरा कमरा है ना ये, हम्म। इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। मेरे कमरा जो है ना, उसकी इतनी हम्म। बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, नाम की है। हम्म। और उसका काम क्या है कि जो कोविड आया था ना, उसमें एक रूल यहाँ पे चला था ऑनलाइन एजुकेशन का, और सही। उसके तहत उन्होंने ये किया था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं while they are सही। in USA। सही है। बहुत बड़ी बात है। हम्म। 9/11 के बाद से ये बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो हम्म। यू हैव टू बी फिजिकली चेकिंग, इस तरह से हम्म। हाथ मार के देखना पड़ता है कि ये जिंदा बंदा मेरे पास मौजूद है इस नाम से। हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस तरह देखना पड़ता है हम लोगों को। हम्म। ये जो रूल आया है ना 3 साल पहले, इसने क्या करा, इनने ना इस तरह की छोटी छोटी बबल यूनिवर्सिटीज बनाई। बनाई है बिल्कुल। और उन यूनिवर्सिटीज ने क्या करा कि उन्होंने जाके कहा कि भाई ये जो बराबर वाली यूनिवर्सिटी है ये आपसे $2,000 $2,000 लेती है एक कोर्स के, हम आपसे सिर्फ 800 लेंगे, आ हम्म। जाइए। हम्म। अब वो आ गए 800। अब यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ऑनलाइन पढ़ना है, घर में ही रह के पढ़ो। अब वो लड़के क्या करते हैं, आप सुने उसका भी, ये भी तरीका बता दूं आपको। वो हम्म। करते क्या है, वो क्या करते हैं, इंडियंस हैं, वो करते हैं फुल टाइम जॉब। अच्छा। फुल टाइम जॉब, ये इलीगल जो जॉब्स होती है ना, इलीगल जो रेल होती है। स्टेशन पे खड़े हो गए, अ, जॉब पे आपको $15 मिल रहे हैं कैश के ऊपर घंटा। टैक्स भी नहीं आपने कट रहा कम होगा। से कम 15 घंटे निकाल दिए वहां पे। तो हम्म। मैं पूछा इससे, यार तू पढ़ता कब है? कहने सर हम्म। पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा जितने असाइनमेंट होते हैं मैं वहां पे ऑनलाइन एक वो मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, इंडिया में भेज देता हूँ। और सब इंडिया में कुछ। जो लड़के हैं वो 30 से 40 डॉलर के अंदर मुझे करके पूरा असाइनमेंट भेज देते हैं। हम्म। उस बंदे ने लिटरली कुछ नहीं पढ़ा और उसको डिग्री मिल गई है इस सेमेस्टर में। हम्म। हम्म। और वो मेरे दोस्त की दुकान पे काम कर रहा है, और एक नहीं है, 40 से ज्यादा लोग हैं, 40 से ज्यादा। हम्म। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। ये लाइफ से खिलवाड़ कहलाती है। कुछ किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लाइफ आपकी हम्म। खराब होगी आगे जाके। जब डिग्री उठा के देखेगा, फिर ये रख भी लिया उसने, आपने बड़े अच्छे बोलने वाले हैं, अपने आप को सेल कर दिया, हम्म। खाली खाली गिलास को ये करके कि नहीं इसमें बेहतरीन शराब मौजूद है, पी के देखो सिर्फ। अ, और जब तीसरे दिन उसने जब आपको एनालाइज करके देखा तो उसने कहा कि ये एचआर के पास चले जाना आ जाने से पहले। हम्म। तो आने से पहले कहता है एचआर के पास, मेरे पास नहीं आओ, पहले एचआर के पास जाओ फिर मेरे कमरे में आना। हम्म। हम्म। तो ये तमाम बातें हैं छोटी छोटी सी। बिल्कुल। There is a question of my batchmate that can we do MBA after mechanical engineering in a foreign country on a scholarship basis? Short answer, yes. You can always do that. You can always shift your uh, let's say education focus as well. Long answer, I would not recommend. Reason being, and this is my personal opinion, पहले थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस तो लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करो कि हाउ डज द जॉब मार्केट वर्क। आपने इंजीनियरिंग में चला, आपको मजा नहीं आया, तभी आप शायद एमबीए के तरफ फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करो अपने आप को भी कि व्हाट आर यू गुड एट। एमबीए में भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, एमबीए मार्केटिंग होता है, एमबीए फाइनेंस होता है, एमबीए एनालिटिक्स आ रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स की साइड पे आ रहा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम सब ये देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है और बस उस लाइन पे चल जाते हैं कि यार कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। ये तो देखो कि यार आप किस चीज में अच्छे हो। अगर फाइनेंस का ट्रेंड नहीं है लेकिन आप फाइनेंस के चीते हैं, आपको फाइनेंस बड़ी अच्छी आती है, तो आप अपना वो अल्लाह का वो है, अल्लाह ने आपका रिस्क निकालना है, वो निकालेंगे, आपके लिए रास्ता बनेगा। तो आपको अगर एमबीए करना है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि व्हाट आर यू गुड एट।
एमबीए भी मतलब एमबीए हम कहते हैं यार आसान सा है क्योंकि मैनेजमेंट फील्ड है, इतना आसान भी नहीं है एमबीए। एमबीए के लिए भी पूरा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। तो पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि फॉरेन बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी एमबीए विदाउट एक्सपीरियंस नहीं लेगी। जितनी भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, वो विदाउट एक्सपीरियंस तो नहीं लेगी आपको। उनका हमेशा मिनिमम क्राइटेरिया 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। और जो आपको यूनिवर्सिटीज लेंगी उनका वही वाला होगा, वो बबल यूनिवर्सिटीज होंगी जो फॉरेन आपको इंजीनियरिंग डिग्री पे एमबीए ले लेंगी। वो कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे कि वो यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, कैसी है। ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। मुझे बहुत ईमेल्स आई थी जब मैं जा रहा था, क्योंकि अब तो ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग और डिजिटल, आप जरा सा सर्च करते हो आपके पास चीजें आ जाती हैं, आपका डेटा ट्रैक हो रहा होता है, आपको मार्केटिंग ईमेल आना शुरू हो जाती हैं। और वो मार्केटिंग ईमेल ऐसी बनाएंगी आपको लगेगा यार बेहतरीन है, मैं तो यहाँ जानना चाहूंगा। लेकिन डू योर होमवर्क, ऑलवेज डू योर होमवर्क। तो पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डायरेक्ट शिफ्ट करो, क्योंकि अगर आप जा रहे हो किसी एमबीए करने तो गो फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी, go for a decent university which requires at least minimum 2 years। 2 साल से पहले एक्सपीरियंस से पहले आपको कोई एमबीए अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पिक करेगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही मैंने किया था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एमबीए ही किया है, तो यही मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन वो जो 2 साल मैंने जॉब की थी ना एंग्रो में, उससे मुझे बहुत पता चल गया कि मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, मेरा मार्केटिंग का मेटल नहीं है, मुझे करना है एनालिटिक्स और फाइनेंस में। तो मैं उस साइड पे चला गया। बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जाना है, फाइनेंस साइड पे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो एटलीस्ट गेट अ फर्स्ट ग्लिम्स कि आपको किस साइड पे जाना है। और ये आपको जॉब बड़ा अच्छा सिखाती है। और इसको मैं आगे करूंगा कि एमबीए के साथ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल। एमईएम्स कहलाते हैं। हम्म, वो भी आपसे कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, इसलिए कि उसके लिए जरूरी है कि यू नीड टू नो व्हाट आर यू गोइंग टू मैनेज। हम्म। अगर आपको इंजीनियरिंग के बारे में नहीं मालूम तो व्हाट द हेक वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू मैनेज, यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज एनीथिंग। ऑलराइट, तो एक सवाल ये है कि कैन हाउ मच ओबीई डिग्री कैन हेल्प आउट इन गेटिंग एडमिशन, ये क्या होती है? ओबी की डिग्री कौन सी होती है? आइए जाने। हाँ, मास कौन सी डिग्री होती है बेटा ये? सर ये रीसेंट डिग्री है वॉशिंगटन अकॉर्ड वाली, जो एनईडी ने वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ एक वो पार्टनरशिप साइन किया था ना, एसएलए साइन किया हुआ है। तो उसके बाद एनईडी की जितनी भी डिग्रीज हैं वो वॉशिंगटन अकॉर्ड वाली हैं। सो उसमें उस टाइम जब ये कर रहे थे तो इन दे टोल्ड अस के कोई सर्टिफिकेट होता है या कोई एग्जामिनेशन होता है अब्रॉड जो आपको देना होता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा इसकी वजह से। वो आई रिमेम्बर। मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। और मुझे भी नहीं मालूम ये ओबीई क्या होती है। लेट मी रिसर्च अमाज, और मुझे कांटेक्ट करना 1-2 दिन के बाद तो मैं तुमको बताता हूँ। आई एम ऑल्सो इन द लास्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज एन is there an importance of publishing research paper before applying for scholarship in master's degree? यस, शॉर्ट आंसर यस, डायरेक्ट आंसर यस। और उसका मैं एक और दूसरा ऑल्टरनेट भी दूंगा। शॉर्ट आंसर यस इसलिए क्योंकि जो शुरू में मैंने बात की थी ना, यूर प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। तो जब आपकी आपकी एक स्किल सेट है और पैरेलल स्किल सेट एक और बनने की, अगर आपके पास रिसर्च पेपर है उसके साथ, तो नेचुरली इट विल हेल्प। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मास्टर्स दैट यू वांट टू डू। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद, अभी मैनेजमेंट की बात हो रही थी, मैनेजमेंट में जा रहे हो तो रिसर्च पेपर वुड नॉट हेल्प। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो इट वुड नॉट हेल्प। तो इट हैज टू बी इन द सेम फील्ड, राइट? तभी आपका जो है वो स्किल सेट मैच करेगा। वो जो बात की थी ना एनर्जी और मैकेट्रॉनिक्स वाली, सो यू हैव टू समहाउ लिंक दोज अप इन योर पर्सनल स्टेटमेंट या इन योर सीवी या इन योर एप्लीकेशन। सो यू समहाउ हैव टू लिंक दैट अप। क्या ये एक एडेड वैल्यू है दैट आई ब्रिंग टू योर, दैट आई वुड ब्रिंग टू योर यूनिवर्सिटी? अगर आप वो कर पा रहे हो, वहां से मैच होता है, तो बिल्कुल इट विल हेल्प। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस शुड बी लिंक्ड अप। हमेशा वाई से स्टार्ट करो। वाई डू यू वांट टू डू दैट? क्या आपका फोकस है, पैशन है? नॉट बिकॉज कि यार मुझे मास्टर्स करना है तो एक एडेड हेल्प हो जाएगा तो एक रिसर्च पेपर लिख देते हैं। ये कभी भी, ये जो प्रोसेस होता है ये गलत होता है। आप ये देखो कि यार मुझे इस चीज का शौक है, मुझे इस चीज में मास्टर्स करना है, देन गो फॉर इट। फिर आपको मजा भी आएगा रिसर्च पेपर या रिसर्च करने में। आप एफआईपी के ऊपर अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपना प्रोसेस ठीक करो वहां पे। और इट्स टू आंसर दैट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू। इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट विल डेफिनेटली हेल्प योर केस। इसमें एक सवाल ये भी है कि जीपीए क्या रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वही एडमिशन? आंसर, बिल्कुल वही आंसर दूंगा। देखो अच्छी यूनिवर्सिटीज तो अगर पाकिस्तान का 4 जीपीए स्केल होता है ना, तो वो मिनिमम 3
मिनिमम 3 देखती हैं, मिनिमम 3 होनी चाहिए आपकी। लेकिन अब 3.1 है या 3.9 है, ये उससे मैटर करेगा कि आपकी ओवरऑल जो है वो प्रोफाइल कैसी बन रही है। अगर आपकी 3.1 के साथ आपका रिसर्च पेपर है, आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, यू आर वेरी क्लियर, यू वेरी डायरेक्ट, तो शायद यू विल गेट द एज ओवर द 3.91 एज वेल, पॉसिबिलिटी आपको एज मिल जाए। लेकिन अगर वही सारी चीजें 3.9 वाला भी लेके आ रहा है, तो शायद 3.9 वाले को एज मिल जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सेल किस तरह से करो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो 3.9 3.95 वाले होते हैं वो अपने आप को सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फोकस पढ़ाई पे किया हुआ होता है। मेरी अपनी, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जीपीए लाना कोई बड़ी, मेरी 3.91 थी जब मैं ग्रेजुएट किया हूँ। लेकिन ये मैं ये अगर 3.51 भी होती तो भी शायद मुझे मिल जाती। मैं मतलब तो जो जिनकी कम है मैं उनको बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि यार ज्यादा करो। 3.1 पे भी आपको बड़ा अच्छा एडमिशन मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन इज गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है ना, एंड यू कैन लिंक इट अप विद योर मास्टर्स प्रोग्राम। आप इस तरह से देखो ना, आप एक सेल्समैन हो, आपने बेचना है अपना आपको प्रोडक्ट विदाउट स्पीकिंग, पहले तो आपकी एप्लीकेशन जाएगी ना, तो दैट एप्लीकेशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और आप अपने आप को पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शू। आप ये देखो, आप अगर एडमिशन डिग्री, आप एडमिशन प्रोग्राम में हो, क्या आप इस सीवी, इस एप्लीकेशन, इस पर्सनल स्टेटमेंट को अपॉर्चुनिटी दोगे या नहीं दोगे? अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने आप से, तो दैट इज व्हाट यू हैव डन योर वर्क। फिर वो अल्लाह के हाथ में के मिलता है ऑप्शन या नहीं मिलता। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव एज वेल, कि अपने आप को पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शू, कि क्या मैं इस एप्लीकेशन, इस सीवी, इस पर्सनल स्टेटमेंट को एडमिशन दूंगा या नहीं दूंगा। तो इसलिए जीपीए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 से नीचे भी है तो भी मिल जाता है लोगों को एडमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। लेकिन आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मुश्किल होगी। तो जो अभी पढ़ रहे हैं कोशिश करेंगे 3 से ऊपर ले आए। और बिल्कुल नहीं मैटर करता 3.1 है या 3.9 है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और बात बता दूं मैं कि 3.1 या 3.9, इवन 4.0 उस वक्त तक मैटर करता है जब आपके पास साइड लाइन के अंदर कुछ और भी किया हुआ हो। तो जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कैन डू ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लाइक EDEX, Coursera matters while taking admission if they are relevant to the field? बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा सबको कि जो एडेक्स प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेरा के हैं, यूडेमी हैं, ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, दिस हेल्प्स, दिस नेचुरली हेल्प्स योर केस। तो वही बात है ना, आपने देखिए आपकी जीपी है वो सबकी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क होगा। डिग्री एक यूनिवर्सिटी होगी, आप सब एनईटी में अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आप सभी उस उधर के हैं। फिर नस्ब भी है, फिर और जीके भी है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर इंडिया भी है और कंट्रीज हैं। तो जितना आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, एंड इट शुड लिंक टू योर फाइनल गोल, ताकि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में यू कैन लिंक, वो कहते हैं ना सारे पजल्स को आप लिंक कर सको, यार उसको बड़ी क्लैरिटी हो जो एडमिशंस प्रोग्राम हो। जब मैं देख रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन, तो मुझे नजर आ जाए, अभी मेरे सामने सैयद माज हुसैनी बैठे हैं, उनकी नजर आ रही है तस्वीर, तो सैयद माज हुसैनी की जो एप्लीकेशन है, मैं उसको देख के ये देख सकूं कि हाँ यार इसने ये कोर्सेरा पे कोर्स किया था, ये इसकी डिग्री है, ये इसका FIP है, इट लिंक्स अप एवरीथिंग, और इसने ये सब को एक्सप्लेन बड़ा क्लियरली किया इन हिज पर्सनल स्टेटमेंट, इन हिज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आई विल बी इम्प्रेस्ड, फिर मैं बोलूंगा यार लेट्स गेट हिम इन, he fits the profile, so it will help, it will definitely help you. इसमें एक बात का और भी ख्याल रखो कि ये सर्टिफिकेशन जो हम भी तुम लोगों को यहाँ पे बताते रहते हैं नेट स्कॉलर्स के ऊपर, कि ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें कई वजूहात होती हैं, एक नहीं है, कई वजूहात हैं। और एक बात जो कि और भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप कोई चीज कर रहे हैं ना, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बिल्कुल ओपनली कराची वालों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। आप पता नहीं क्यों कि किसी से भी पूछ लो वो टाइम का का कैदी लगता है, कहता है उनका टाइम नहीं है सर, बाकी सब चीजें हैं। और उस वजह से बहुत ज्यादा पीछे होते हैं आप लोग। और जो लोग वाकई अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, उसमें एक बात का भी ख्याल रखें कि इस वक्त लिंक्डइन जो है ना, वो आपका एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और कई स्टूडेंट्स को मिलती हैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज वहां से भी। तो ये कोई एक चीज नहीं रही है, अब आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, और आपको हर चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ डालना है रोजाना।
कुछ ना कुछ बताना है किसी को। जॉब के अंदर भी एक बात का ख्याल रखें, अगर आप कहीं भी जाके निकल जाते हैं और जॉब आप तलाश कर रहे हैं, इवन अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो मुश्किलें आती हैं। बहुत लकी होते हैं लोग। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं होता कि आपका का कैरियर का गोल्स क्या थे और आपने किस तरह से उसके लिए मेहनत करी। कभी कभार आपने हर चीज सही कर रखी होती है, एवरीथिंग लाइंड आपकी, ये तो इन्हीं के, इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि यार आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही। ये सवाल जरूर करेगा जॉब क्यों नहीं मिल रही, लेकिन वो ये क्या जवाब नहीं मिलने की आपको, ये कोई नहीं करेगा कभी भी। ये कोई कहेगा यार क्यों नहीं मिल रही, इसकी वजह क्या हो सकती है। वो जो वजूहात होती है ना, वो आपकी स्किल सेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री से अलग होती है। वो होती है आपके पर्सनालिटी के ऊपर। तो आप बैठ के सोचें, खामोशी से बैठ जाएं, सोचें यार जरा ये क्या वजह क्या है कि मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या एक्सेप्ट किया तो वो वापस नहीं बुला रहा, और कहा बहुत अच्छा हो उसके बाद जवाब नहीं दे रहा। तो बैठे और हर एक इंटरव्यू को एनालाइज करें बैठ के। उसने क्या पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था, जब वो ये पूछ रहा था तो मैं कर क्या रहा था, मैं कान खुजा रहा था, सर खुजा रहा था, क्या मैं घुसा था अंदर तो क्या मैं, कि मेरे बाल वाल सब सही थे, मेरे तो बाल ही नहीं है लेकिन जिनके बाल हैं उनके बाल सही थे, हैं, मेरे कमरे से तो बदबू तो नहीं आ रही थी। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं कि यार ये मैं इस बंदे को रखूंगा, ये मैं रोजाना इसके बराबर में बैठूंगा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। ये जो बोल रहा है ना, जिस तरह बोल रहा है यार, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब आप सेल करें तो ओवर सेल ना करें अपने आप को। ओवर सेल जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा खराबी होती है। आप ये देखिए कि सामने वाले को अगर किसी चीज को मीठा करना है तो आपके पास गुड़ भी है बेचने के लिए, और आपके पास शक्कर भी है, और आपके पास वो क्या है, स्प्लेंडा भी है। अब ये आपके पास है कि आप बेचेंगे कौन सा। आपने तीनों चीजें एक साथ बेच दी ना, वो कहेगा मैं करूं तो क्या करूं। ये चीज जो है ना, बेचने का काम, चाहे वो आप पीएचडी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, ये बेचना जो है ना अपने आप को, ये बहुत बड़ा आर्ट है और इसको सीखना चाहिए। अगर किसी को, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पहली जॉब कैसी भी हो खरीद पकड़ लो, सोचना बाद में, इसलिए कि तुम हमेशा छोड़ सकते हो उसे। लेकिन पहली जॉब के अंदर एंट्री देने के बाद वहां से जो सीखोगे ना 5 दिन के अंदर, वो 50 दिन बाहर रह के नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब अली, कुछ और सवाल किसी का? इसमें दो चीजें हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो था, और मुझे एकदम याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे, यहाँ जब मास्टर्स करा था, उन्होंने एक चीज सिखाई थी हमें। एक तो मैनेजमेंट वालों के लिए, जो अभी आप जिक्र किया ना, कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं या जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इसमें, कि हम कभी कभी ये नहीं देखते यार हमारी दाढ़ी ट्रिम्ड है नहीं है, हमारे बाल सेट हैं नहीं है, हमारे शर्ट टक्ड इन है या नहीं है। ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना किसी से, चाहे वो ऑनलाइन मिल रहे हैं या चाहे आप इन पर्सन मिल रहे हैं, हाउ आर यू स्मेलिंग। तो उन्होंने एक तीन तीन चीजें कही थी, और ये आप लोग मतलब मेरा काम हो जाएगा अगर आपको ये तीन चीजें याद रहेंगी। बड़ा सिंपल सा है, लुक गुड, फील गुड, स्मेल गुड। ये हमें उन्होंने इतना अच्छा समझाया था कि मेरे साथ अभी तक इट्स इन माय ब्रेन, कि जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या इंटरव्यू आप दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू लुक गुड। ठीक है, अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट बनाया है, हम सब अपने हिसाब से अच्छे हैं, तो यू हैव टू लुक गुड टू द बेस्ट यू कैन। फिर उसके बाद यू हैव टू फील गुड। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप फील गुड करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे इन दैट डिस्कशन, आप अपने आप को सेल्फ पॉजिटिवली कर पाओगे। और थर्ड थिंग जो है कि स्मेल गुड। अगर आप इन पर्सन, ऑब्वियसली इफ यू आर मीटिंग समवन इन पर्सन, तो इफ यू आर स्मेलिंग गुड ना, इट गिव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। वो एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी परफ्यूम की बोतल आपने डाल दी अपने ऊपर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लेकिन यू हैव टू स्मेल गुड एज वेल। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो हमें शायद अनफॉर्चुनेटली हमें इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता है इतना, क्योंकि आई बीन थ्रू दैट। हमें ये चीजें कभी बताई नहीं थी उस तरह से, तो हम इस पर फोकस नहीं करते थे। हम कहते थे यार टेक्निकली चीता होना चाहिए, टेक्निकली बड़ा अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें तो ऐसी आ जाती हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं
ये चीज को हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. दिस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वाइटल. और इसी के साथ जो एक और बात कही थी कि डोंट ओवर सेल योर सेल्फ, उसका रीजन है, हमें ये मार्केटिंग में पढ़ाया था. मुझे इसलिए एक और चीज याद है यूनिवर्सिटी की. एक होती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और एक होती है परसीव्ड परफॉर्मेंस. परसीव्ड परफॉर्मेंस वो होती है जो आप करके दिखाते हो कि ये मैं कर सकता हूँ इस तरह से. और एक्सपेक्टेड वो होती है कि जो आपका बॉस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या आप अगर आपने इंटरव्यू दिया एडमिशन्स के लिए, तो एडमिशन्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सेप्ट करेगा कि जैसा मुझे हिफ्जा नजर आ रही है तो हिफ्जा ये करेंगी फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो वो होगी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. अगर आपकी परसीव परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बेहतर है तो आपका कस्टमर वुड बी वेरी हैप्पी विद यू. अगर वो इक्वल है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे आपकी परसीव परफॉर्मेंस आ गई तो फिर जो है वो चांसेस हैं कि यू विल बी सीइंग द डोर, यू विल बी सीइंग द एग्जिट डोर बाय द एंड ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड. और ये होता है, ये तब होता है जब आप इंटरव्यूज में, आप मीटिंग्स में अपने आप को ओवरसेल कर देते हैं. तो इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि अंडर कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सवाल ये है कि आर देयर एनी फंडेड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग इन टॉप यूनिवर्सिटीज? इफ बिल्कुल. देन हाउ कैन वी कैन अप्लाई टू गेट स्कॉलरशिप? हाँ नहीं, इसमें देखिए जो बात की थी ना शुरू में कि यूनिवर्सिटीज नीड यू एज वेल. इट वर्क्स बोथ वेज. ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड का इशू आ जाता है कहीं ना कहीं. बड़ी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो पिक एंड चूज कर सकते हैं. जो हल्की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं तो वो आपको कन्विंस कर होते हैं कि आप आ जाएं. तो जहां तक स्कॉलरशिप की बात है, अगर आपकी एप्लीकेशन इज सॉलिड, इट्स गुड एंड इट मीट्स द रिक्वायरमेंट, तो यूनिवर्सिटी विल नॉट लेट यू गो. यूनिवर्सिटी से पैसा नहीं बनाती, यूनिवर्सिटी एक एसेट बनाती है. अगर उनको ये नजर आ जाएगा ना कि ये स्टूडेंट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट एंड ही और शी विल हेल्प मी. एल्यूमनाई बड़ा स्ट्रांग होता है. अगर वो एल्यूमनाई उस यूनिवर्सिटी की अच्छी बड़ी कंपनी में बैठा हुआ होगा, वहाँ का सीईओ होगा या जनरल मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, तो दैट विल हेल्प द यूनिवर्सिटी इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो उसको सेल करेंगे. तो अगर आपकी एप्लीकेशन इज सॉलिड, हर टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ऑप्शंस होते हैं. स्कॉलरशिप ऑप्शन नहीं होगा तो स्टूडेंट लोन्स होते हैं. स्टूडेंट लोन्स ऑप्शन नहीं होंगे तो आपके पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब यूनिवर्सिटी की थी तो मुझे एक कंपनी ने फंड किया था. तो वो कंपनी के अपने पोर्टफोलियोज होते हैं जो स्पेसिफिक आप उस पर अप्लाई करते हैं, वो भी फंड करते हैं. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कीजिए, आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रांग बनाएं, एंड इफ यू आर गुड इनफ यू विल गेट द स्कॉलरशिप इंशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद जो है ना, बहुत ही ये कुछ सवाल हैं जो कि एक ही तरह के हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग कैसी है वहाँ पे, नैनो एंड माइक्रो फैब्रिकेशन, मेम्स जो है, आईसी जी. मैन्युफैक्चरिंग जो है जर्मनी में किस है, कैसी है, और इसी तरह से कि वी व्हाट स्किल वी शुड लर्न ड्यूरिंग इंटर्नशिप. और आखिर में एक सवाल है कि कैन यू सजेस्ट एनी स्कॉलरशिप विद बोथ वर्थवाइल एंड हैव अ हायर चांसेस? यार देखो, मैं इसका जवाब दे देता हूँ पहले, बाकी तुम देख लेना. जी जी. कभी किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करो वो तुमको बता दे कि बड़ा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ये एक कुक बुक है के अंदर से उसने बताया कि भाई ये 5 इंग्रेडिएंट मिलाओ और इससे तुमको ये खाना मिल जाएगा और बड़ा जबरदस्त बनेगा. ये ना, आपको अपना हाथ से खुद ही सिलेक्शन करनी होगी, आपको अपने हाथ से खुद ही इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट देखनी होगी और उसके बाद खुद ही मिलाना होगा और खुद ही बना के चेक करना होगा. कोई भी किसी के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं होता स्कॉलरशिप हासिल करने का. आपको एक प्रोसेस तो बता सकते हैं, ये ना, लेकिन एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं दे सकते उसका. ठीक है ना, आपको ये बता सकते हैं पहला स्टेप ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये. हर एक को उन स्टेप्स के अंदर एक डिफरेंट चीज मिलेगी, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है. मैंने अभी कहा था कि चैनल्स कई हैं अब आपके पास, आप उन चैनल्स को इस्तेमाल करें, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं वहां पे, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर. जो बंदा बैठा हुआ आपसे पूछ रहा है उसको जवाब दें सही तरह से. ठीक है ना, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो फोरम्स में जाएं, फोरम्स के ऊपर जवाब दें. वहां पे भी बैठे हुए होते हैं लोग, देख रहे होते हैं कि इसने क्या जवाब दिया है किसी चीज का, तो क्या ये हमारी कंपनी के लिए बेहतर है, हो सकता है या नहीं है. सो मेनी थिंग्स, कोई एक नहीं है. और लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया था हमको मिल गया. बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत हो. फिर आपको सजेशन की लेने की जरूरत ही नहीं है किसी की. अभी भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास वो आए हुए पूरे के पूरे कि आ जाओ
वो आने के बाद भी आपसे कोई 15-20 लाख रुपए मांग रहा है, तो 40 लाख रुपए मांग रहा है, तो यार वो सोचने की बात है ना क्यों मांग रहा है। ठीक है ना। अगर तो कोई यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी होती कि उधर जाने के लिए उसका जो बैठा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसी में जो बंदा बैठे हुए हैं वो वीजा दे रहे हैं, तो वो तो आपको बड़े धड़ल्ले से देना चाहिए उसको वीजा, कि भाई तुम एक एसेट जा रहा हो वहां। तो वो बाकियों का जो सवाल का जवाब मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि इनके जी, केमिकल इंजीनियरिंग का क्या कौन वो है, स्कोप है वहां पे। केमिकल इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है। इंजीनियरिंग आप कोई भी फील्ड उठाएंगे इंजीनियरिंग जर्मनी में, तो इट्स वेरी सॉलिड एंड इट्स वेरी पॉजिटिव आउटलुक भी है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बी एट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, आपकी कंप्यूटर एज वेल, इन सब का स्कोप काफी ठीक ठाक है, सिविल इंजीनियरिंग का भी एज वेल। तो जिस कंट्री की भी इकोनॉमी अच्छी होगी और अगर उसका बेसिस जो होगा वो स्टेम बैकग्राउंड पे होगा ना, तो वहाँ पे फोकस अच्छा होगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा है। और जो मोहम्मद नादर ने कहा है कि यू वांट टू गेट इनटू माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन, तो इसका भी ठीक ठाक स्कोप है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा 3D प्रिंटिंग की साइड पे भी जा रही है। मतलब मेरे, क्योंकि 3D प्रिंटिंग स्कोप है पर्सनली, दैट्स व्हाट आई डू। तो इसमें माइक्रो 3D प्रिंटिंग, नैनो 3D प्रिंटिंग, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इस वक्त। अभी ये इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन इस पर रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जब रिसर्च हो रही है तो इस रिसर्च पे उनको लोग भी चाहिए होंगे, और कल को इंशाल्लाह अगर ये मार्केट में आ गई तो यू विल हैव अ वेरी हाई डिमांड एज वेल। अगर आपने इसमें कोर्सेज किए हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव द पैशन, यू हैव द स्कोप इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। तो बिल्कुल आप इस पे फर्दर परसू करो, और जर्मनी इज अ वेरी गुड कंट्री टू परसू दिस स्पेसिफिक फील्ड। अगर मैं कहूँ तुमको कि अगर तुम मुझे 4 कंट्रीज हैं तुमको दूं, तो उनकी उनकी स्ट्रेंथ बता सकते हो क्या क्या हो सकती है उनके उनके जगहों पे, ताकि इनको एक पता चल जाए कि ये चीज इनको रिसर्च करनी चाहिए खुद, कि कौन सी कंट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मिसाल जर्मनी, वी ऑल नो हम्म, बेस्ट है दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी कि बिल्कुल। उससे उससे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का अगर किसी को कुछ करना है तो वहां पे बेस्ट है वो। हम्म, यूरोप के अंदर अगर हम दूसरे कंट्री को देखें, यूके के अंदर सर्विस ओरिएंटेड एंड मेजॉरिटी चीज है। जी, तो अगर आप एमबीए करके वहां जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, एमबीए हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी से होता है, जी, आम यूनिवर्सिटी से एमबीए का कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है आदमी जो है ना ऑनलाइन कुछ कर ले, हम्म, कोर्सेरा से ही कोर्स कर ले, वो मेरा ख्याल है सस्ता पड़ेगा, और बड़े इत्मीनान से उसको उसी तरह की जॉब मिल जाएगी जो कि आम डिग्री मिलती है। तो अब अगर मैं इन 2 कंट्री के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रांस हो गया हम्म, और स्पेन हो गया और इटली हो गया, 3 हम्म, हैं, हम्म, तो हम्म। क्या स्ट्रेंथ्स होंगी इनकी। फ्रांस से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फ्रांस का एक क्वेश्चन भी था। तो फ्रांस इज वेरी गुड इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस की साइड पे मेन रीजन बीइंग के एयरबस वहाँ पे है, तो वो बहुत स्ट्रांग है फ्रांस का। और सिमिलरली फ्रांस इज ग्रोइंग वेरी मच इन मैनेजमेंट एज वेल। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या प्रोसेस प्लांट पे जर्मनी एजेस फ्रांस, लेकिन फ्रांस सर्टेनली हैज एन एज ओवर अदर यूरोपियन कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू एरोस्पेस। और एरोस्पेस के साथ फिर इंडस्ट्रियल भी आ जाता है। और सेकेंडली आपका जो मैनेजमेंट साइड है, तो मैनेजमेंट में INSEAD इज एन MBA स्कूल विच इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वन ऑफ द टॉप 10 स्कूल्स इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूरोप। यूरोप में नंबर 1 है। फिर HSC पेरिस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो पेरिस की है इस वक्त। तो फ्रांस इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट एज वेल। तो अगर आपको MBA की साइड पे जाना है या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की साइड पे जाना है, फोकस इन एरोस्पेस, तो आई वुड हाईली रिकमेंड फ्रांस इन दैट रिगार्ड्स रादर देन जर्मनी फॉर एग्जांपल। वहां पे फिर मैं आपको फ्रांस रेकमेंड करूंगा। फ्रांस का कौन थोड़ा सा ये कि फ्रांस इज नॉट दैट ओपन एज कम्पेयर टू जर्मनी। फ्रांस में आपको लैंग्वेज बैरियर ज्यादा आएगा, जो बजाय इसके बनस्बत इसके कि जर्मनी में आएगा। लेकिन फ्रांस क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है और जर्मनी भी, तो इनको मैं थोड़ा सा हायर रेट करूंगा एज कम्पेयर टू स्पेन या इटली। स्पेन और इटली मोरलेस आसपास ही है, लेकिन इनकी इकोनॉमी वीक है। अगर आप यूरोप ही आ रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो टू स्पेन इटली। आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रांस, जर्मनी या मे बी इवन नेदरलैंड्स टारगेट करें। स्पेन इटली थोड़ा सा सेकेंडरी उस पर आ जाते हैं। आप बिल्कुल स्पेन इटली जा सकते हैं, मास्टर्स करने के बाद ब्लू कार्ड मिल जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर यू कैन शिफ्ट योर जॉब्स। पहली जॉब मिल जाएगी तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी कंट्रीज भी। लेकिन स्पेन इटली का नुकसान ये होगा, आपको सैलरीज थोड़ी सी कम होंगी, उस हिसाब से R&D नहीं होगी, लैंग्वेज इशू ज्यादा होगा, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे ना उस कंट्री में उतना वो अंग्रेजी बोल पाएंगे। जितने कम पढ़े लिखे होंगे वो अंग्रेजी में उनको मुश्किल होगी। ठीक है। तो ये स्पेन इटली के थोड़ा सा कौन है। स्पेन के लेकिन 2 MBA स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक ईसादे बिजनेस स्कूल है और एक IESC बिजनेस स्कूल है।
ये दो बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं, लेकिन वो ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, आप उनसे डेटा भी उठा लें, वो ज्यादातर एमबीए करके जर्मनी आ जाते हैं या फ्रांस चले जाते हैं या यूके चले जाते हैं। स्पेन में इटसेल्फ इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, और इटली में भी सेम है। इटली में ये होगा कि ज्यादा आपको फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आपका स्कोप होगा। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो स्टार्ट वहां से हो रहे हैं, जो टोमेटो सॉसेज होते हैं, आपके पिज्जा सॉसेज होते हैं। तो इटली में ये एक स्कोप जो है वो इटली इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू जर्मनी या फ्रांस। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग फोकस्ड है, तो इन दैट परस्पेक्टिव आई वुड से कि आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो इकोनॉमी वाइज, सैलरी वाइज, openness wise Germany, and then France, followed by Italy, followed by Spain, followed by Italy. अच्छा, इसमें अब एक सवाल मिनहाज, आपने जो पूछा है कि स्कॉलरशिप के बारे में आईफल, अगेन ये स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको तो कोई वो तो नहीं बैठे, हैंडबुक तो नहीं लेके नहीं बैठे कैसी है ये, आपको बेटा खुद आपको मेहनत करके मालूम करना पड़ेगा कि क्या है वो स्कॉलरशिप, क्या ऑफर कर रही है। आपके पास अगेन एक, अगर आप इन जाएंगे किसी भी अच्छी हायर एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपको एक लिस्ट देता है एक के ये क्या चीज देखनी चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप, कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए आपकी स्कॉलरशिप के अंदर, ठीक है ना। आप वो लिस्ट रखें और फिर जो भी है स्कॉलरशिप है उसमें देखें कि चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है वो, उसके बाद जाएं। हर स्कॉलरशिप हर चीज पूरी नहीं करती, ये याद रखिएगा। बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा इसमें ये तो शामिल ही नहीं थी, उसको आपको अपने देने पड़ेंगे पैसे। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि क्या चीज तुमको मिलेगी और क्या चीज नहीं मिलेगी। वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम। अगर किसी को सवाल है तो प्लीज अपना माइक ऑन करके खुद कर लें, इसलिए कि मैं थक गया हूं अब। कोई सवाल है किसी को? एक पॉइंट मैं स्कॉलरशिप के ऊपर कह देता हूँ, हाँ, बिल्कुल, और क्लोज फिर हम कर देते हैं। तो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बिल्कुल सही कहा कि ये प्रोसेस हम बता सकते हैं। प्रोसेस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो यूज़ किया वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, एंड देन आई स्टार्ट सर्चिंग कि उस यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी लिंक कर सकती हैं। यू कुड ऑल्सो गो फॉर द अदर वे कि आप स्कॉलरशिप लें, जैसे एरास्मस मंडस है या डाड है, स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। आप उस पर सर्च करें एंड देन यू सी कि उस पोर्टफोलियो, उस स्कॉलरशिप की पोर्टफोलियो पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो ये इट कुड वर्क बोथ वेज, लेकिन ये इस पे आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। वो जैसे कि ना अभी जिक्र किया कि इस वक्त यहाँ पे आपको कोई हम प्लेट में चीजें बना के नहीं दे सकते, हम एक आइडिया दे सकते हैं, एक प्रोसेस बता सकते हैं। और फिर जब आप उस प्रोसीजर पे आएंगे, उस प्रोसेस पे आएंगे, देन यू कैन ऑलवेज लिंक अप एंड वी कैन देन गाइड यू कि हाँ यार इस तरह से हो सकता है, उस वक्त फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक क्लियर कट आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल स्टेप 0 पे हैं और आप बात करें स्टेप 4 की। तो वो पहले 1, 2 and 3 स्टेप्स करेंगे, देन वी कैन गाइड यू इवन बेटर ऑन स्कॉलरशिप्स। और एक और बात की थी जो मैं इसको फिर से रिआइटेट करूंगा, लिंक्डइन। अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो बनाएं, और अगर बना हुआ है तो उसको अप टू डेट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा बैकग्राउंड चेक होता है यूनिवर्सिटी का, वो लिंक्डइन देखते हैं, और लिंक्डइन का लिंक आपकी सीवी पे होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर सोहेल ने भी जिक्र किया था, और अभी मुझे याद है तो मैंने इसको री एम्फसाइज कर रहा हूँ। और इसमें एक बात फिर मैं कहूंगा कि आपको इंटरव्यू भी लिया जाएगा आपका, आप लोग फोरम्स पे भी होंगे, और अगर आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे ऑनलाइन मौजूद हैं तो आपकी प्रेजेंस भी देखी जाएगी। मैं आप लोगों से इतनी देर से कह रहा हूँ कि आप लोग, खास तौर पे लड़कों से कह रहा हूँ कि वो अपने माइक, अपने कैमरेज ऑन करें। और ये कोई वो नहीं है कि मैं कुछ और देखना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में क्या है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोग प्रिपेयर थे इसके लिए, ये जो इवेंट हुआ है ना इसके लिए प्रिपेयर थे। हर एक इवेंट के लिए आपको उसी तरह प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपको जो सामने वाला है वो भी ये तो देखेगा यार कि मैंने टाइम निकाला, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये सामने वाले हैं ये क्या कर रहा है, मुझे तो काला स्क्रीन नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर फर्ज करें आप एक किसी किसी यूनिवर्सिटी ने, हम लोग जैसे मैं भी करता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के पास हम लोग ऑनलाइन फोरम्स रखते हैं जिसको हम ग्रेजुएट ओपन हाउसेस कहते हैं। ओपन हाउसेस का मतलब ये है कि एनीबडी कैन कम जॉइन एंड लाइक दिस आस्क क्वेश्चन अबाउट द प्रोग्राम एंड वी लेट देम नो कि हमारा प्रोग्राम क्या है, किस तरह करते हैं हम, कौन सी चीज किस तरह करते हैं।
हमारे लिए जो आपकी तस्वीरें होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम आपको जेस्चर देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि यार इसने 3 सवाल करे हैं, इस बच्चे ने, इससे हम डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यार तुमको कोई लड़का नजर आया या लड़की नजर आई जो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए पोटेंशियल है किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, तो उसी वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है कि एक सेपरेट वो रूम खोलता है, और रूम ऑनलाइन के अंदर ही वो कहता है कि आप इस रूम में चले जाइए। अब वहां पे वो आपका पर्सनल इंटरव्यू शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। वो कहेगा नहीं आप इधर आ जाएं, आपके सवाल आता है कि जो कि डॉक्टर सो एंड सो विल आंसर इट एंड ही इज रूम नंबर 2 एंड आई एम पुटिंग यू इन रूम नंबर 2। वो रूम नंबर 2 में ऐसे आप गए ऑनलाइन के अंदर, घर में बैठे में, और उसने दूसरी जगह भेज दिया आपको, और आप वहां पे बैठ के वो आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको पता भी नहीं है। ये जो एक्शंस है ना आप लोगों के, आपके रिएक्शंस जो है, आपकी अपीयरेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 पॉइंट बताए थे ना, इनमें 3 में जो जिन्होंने 3 बातें बताई थी, इनमें से 2 जो है ना वो आपको खुद ही पता चलेंगी। आपको किसी से पूछना पड़ता है भाई खुशबू आ रही है नहीं आ रही, सही लग रहा हूं या नहीं लग रहा। आईना हमेशा तुमको कहेगा तुम बहुत अच्छे लग रहा हो, लेकिन आईना से नहीं पूछना, आईने के अलावा घर वालों से पूछना कैसे लग रहा हूँ, और अम्मा से ना पूछना, बाकी सबसे पूछना, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जब आप अपने बारे में कि हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हारी जो फीलिंग है ना तुम्हारे चेहरे पे आनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, एक सवाल और आ गया लास्ट में, मेरे आखिरी सवाल है सर, यूएसए में यार ये कोई पढ़ देगा ये? हाँ, इफ्जा प्लीज ये पढ़ना, मुझे पढ़ाई नहीं पढ़ना नहीं आता ये उर्दू। मैं देख लेता हूँ सर। यूएसए में स्कॉलरशिप के बावजूद पैसे बहुत लगते हैं, फुली फंडेड का क्या तरीका है? तरीका वही ये पर तरीका पूछ रहा हूँ, ये वही बात है कि पूरी कहानी सुनने के बाद पूछा जा रहा है जुलेखा औरत थी या मर्द थी, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया जुलेखा औरत थी या मर्द थी। बेटा फिर मैं कहूंगा, ये अगर आपने लेट ज्वाइन किया है ना बेटा, तो इसको यूट्यूब पे इसका वो मौजूद है, आप इसको शुरू से देखिएगा। अगेन ये कह देना कि यूएसए के अंदर स्कॉलरशिप के अंदर के बावजूद बहुत पैसे लगते हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जैसे हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, और तो उसको क्या क्या मिलता है, मैं आपको बताऊं, आपके जितने भी कोर्सेज होंगे ना जो आप पढ़ रहे होंगे वो फ्री है जब आप आते हैं। तो उसके बाद आपको मिलता है महीने का, आपको काम करना होगा, ठीक है ना। 2 किस्म की होती हैं स्कॉलरशिप, एक कहलाती है जीए पोजीशंस कहलाती हैं, ग्रेजुएट असिस्टेंट पोजीशंस कहलाती हैं, एक कहलाती है टीए असिस्टेंट पोजीशन, टीचिंग असिस्टेंट पोजीशंस, और तीसरी जो होती है वो फुल स्कॉलरशिप होती है, ठीक है ना। स्कॉलरशिप में आपको काम नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। आपको स्कॉलरशिप ये नहीं कहती कि आपको इतने आवर्स काम करने होंगे, वो आपको बस आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको मिल गई, ठीक है ना। बाकी जगह पे जो चीज मिलती है ना वो होती है जीए पोजीशन और आरए पोजीशंस, ठीक है ना। अब वो क्या होती है, उसमें ये होता है कि आपको कहा जाता है कि हम आपको कैपेबिलिटी की वजह से हायर कर रहे हैं, और उस हायरिंग के अंदर हम क्या क्या देंगे, आपको पैसा मिलेगा महीने का, आपको जो मेडिकल है आपका वो कवर होगा पूरा, और आपकी जो जो फीस है ना वो फ्री होगी। ये पैकेज होता है, ठीक है ना। इस तरह से पैकेज मिलता है आपको। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ से लास्ट ईयर की जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी नरमीन की, नरमीन जो गई हुई है वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ क्या देखो कैलगरी, कनाडा, वो फुल्ली उसके ऊपर है, जीए पोजीशन के ऊपर। उसके बाद पैसे बचते हैं, इतने पैसे होते हैं कि पैसे बचते हैं, ठीक है ना। ये गया है क्या नाम है, ओसामा जो गया है, इसकी स्कॉलरशिप जो है इसमें भी 100% हर चीज शामिल है, लेकिन इसकी स्कॉलरशिप फुली पीएचडी की है, इसको काम नहीं करना,
ये स्कॉलरशिप है, इसको काम नहीं करना है, इसको क्या करना है, रिसर्च करनी है। इवन कोर्सेज जो है ना वो रिलेटेड होते हैं रिसर्च के साथ। अगर रिसर्च के अंदर किसी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत होती है तो फिर आपको कोर्स करना पड़ता है, वरना जरूरत ही नहीं है, बगैर उसके चलते चले जाए, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो इसको जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, हम तो बता देंगे आपको ये 3 बातें बता के चले गए आप, लेकिन अगर आपने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करी तो क्या होगा, कुछ भी। और ये बता दूं कि ये एक बड़ा मैं 70s से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक ही राउट है। आप आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा लेके आते हैं, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, आपको जॉब शुरू करी यहाँ पे, और जो 20 आवर्स की जॉब है वो फौरन मिल जाती है कहीं ना कहीं कैंपस के अंदर। 20 आवर्स की जॉब जो होती है वो आप इतने पैसे आप कमा लेते हैं कि आपका घर का खर्चा, आपका खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा सब पूरा हो जाता है, और फिर बचता है पैसा, और इंश्योरेंस आपकी जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो कवर्ड हो जाती है उसके अंदर, आपको जरूरत नहीं है। आप कोशिश कर करके अपने अच्छे स्कोर से, अपनी अच्छे एटीट्यूड से, अपने अच्छे पीआर से, बगैर यहाँ से स्कॉलरशिप लेके गए हुए वहां पे जाके इम्प्रेस करते हैं किसी प्रोफेसर को जिससे आप क्लासेस ले रहे हैं, वो आपको ऑफर दे देगा। अगर आप जरा सा भी अच्छे हुए वो फौरन आपको ऑफर देगा किसी ना किसी चीज की। आप जाके उसको बताते हैं, हर आदमी के पास अपने आप को सेल करते हैं कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तुम्हारा काम इसमें चल रहा है, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प कर सकता हूँ, और अगर तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है देने के लिए, कोई बात नहीं, मैं मुफ्त में आ जाता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हारा टाइम लगाता हूँ तुम्हारी लैब में आके। वो कहता है कि अच्छा ये तो बगैर पैसे भी काम करने को तैयार है, इसको बुलाते हैं, देखते हैं कैसा काम कर रहा है। उसके बाद वो उसको आपको ऑफर मिलती है। जब वो ऑफर मिलती है तो वो आता है, या तो वो फुल्ली फंडेड वो स्कॉलरशिप की होती है, या वो कहता है कि अच्छा कल से मेरी जॉब पे आ जाना यहाँ पे। जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद अमेरिका के अंदर आप के पास 2 साल होते हैं जॉब करने के लिए। 2 साल के अंदर आपको जॉब ढूंढनी भी होती है, और आपको जॉब के साथ साथ ये भी करना होता है कि जो जॉब आपको दे वो आपको वीजा भी दे बाद में, ताकि आप लेबर सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाएं, बजाय स्टूडेंट से वीजा ले लेबर का। तो स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाता है वीजा, आप स्टूडेंट कहलाता है F1 वीजा, और जैसे ही आप लेबर पे जाते हैं वो कहलाता है H1। उसमें भी स्पेशलिटी होती है तो वो H1B कहलाता है। आप सब लोग स्पेशलिटी वीजा में आएंगे कि ये बहुत हाई एंड एक वो है स्किल जो आपके पास है। और जो वर्ड यूज कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले नमेर ने, स्टेम, ये याद रखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि वो स्टेम रिलेटेड फील्ड है, वरना कोई फायदा नहीं है उसका। आपने जो कुछ किया है ना अब तक सब भूल जाएं। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ MBA ऐसा बचता है, बाकी सब नॉन रिलेटेड है आपसे। तो ये कहते हैं ना कि ये एक वो है। हमारे पास थोक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इंडियंस आते हैं, थोक के हिसाब से हमारे पास चाइनीज आते हैं, और अब तो चाइनीज ने आना कम कर दिया है बहुत, लेकिन फिर भी बहुत आते हैं। तो वो बावले थोड़ी हैं ये लोग जो आ रहे हैं। बात ये होती है कि अब जो मैं आज और आज से पहले 80s के स्टूडेंट्स में जो डिफरेंस देखता हूँ वो ये है कि आज का स्टूडेंट जो कराची वाला है, पाकिस्तान के अंदर है, वो थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको, यू हैव टू वर्क हार्ड। और यहाँ पे आके मैं हर एक से कहता हूँ जो आता है यहाँ पे बच्चा, कि आपके 3 स्टेप्स होंगे लाइफ के। आपने पढ़ाई करी, आपने जॉब करी, आपने H1B लिया, आपने ग्रीन कार्ड लिया, उसके बाद शादी करी, और उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप आई, फिर आपके बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े घर से बाहर निकल गए, आप बुढ़े हो गए, कहानी खत्म हो गई। ये स्टेप वाहिद स्टेप है जो हर इंटरनेशनल इमिग्रेंट अमेरिका में लेता है, इसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी सबसे बड़ी जो खूबी है ना पाकिस्तानियों की, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आपकी तादाद इतनी सी है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना जो कि इतने बड़े हैं, आप इतने से हैं उनके मुकाबले में। तो क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी मिलती है आपको। उनको
H1 से ग्रीन कार्ड जाने के लिए 20 साल चाहिए होते हैं। आपका ये काम जो है ना 2 साल में हो जाता है, और कुछ केसेस में 1 साल में भी हो जाता है, और एक ऐसा भी केस है जिसके अंदर सिर्फ 3 महीने लगते हैं। तो आपके पास बहुत एडवांटेजेस हैं। बात यह है कि आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज, कि अगर मुझे कहीं जाके और ये भी बता दूं, हमारे जमाने में कहते थे कि वो जाके क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोना। अब बर्तन धोने के लिए ना मशीनें होती हैं, सिर्फ बर्तन लगाना होता है, धोना का काम मशीन कर रही होती है। उसके बावजूद आपको $10 से $12 मिल जाते हैं उसके घंटे के, और $10-12 विदाउट टैक्सेस बहुत बड़ी अमाउंट होती है, खर्च नहीं होते। ये बता दूं, 10 घंटे जॉब करो एक दिन में, तो $100 आते हैं, और अगर 5 दिन जॉब कर रहे हो तो 500 बन गए, और 5 दिन को 4 हफ्ते करोगे तो $2000 बन गए। बहुत बड़ी अमाउंट होती है $2000। अमेरिका के अंदर जो गुर्बत की लकीर है ना, जो गुर्बत की लकीर होती है, इट इज अराउंड $21,000 पर ईयर। जरा इसको डिवाइड कर लो 12 से, तो पता चल जाएगा महीने के कितने होते हैं जो कि आपको गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपको बहुत सारी चीजें है ना फैंटेसी हैं हमारे दिमागों में, और फॉर्स के बारे में रियलिटी है। So try to distinguish between functionality and reality. नमैर, really appreciate, बहुत अच्छा आपने ये एक सेशन रखा। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बच्चों ने सीखा होगा, और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को अल्लाह बहुत कामयाब करे, सेहतमंद रखे, पहली बात तो ये, और फिर कामयाबियां दें आपको। और कामयाबियों के लिए जरूरी है कि मेहनत करते रहें आप लोग। तो अगेन थैंक यू नमैर, रियली अप्रिशिएट एज ऑलवेज। It's a pleasure talking to you, and it's a pleasure listening to you. Likewise, thank you very much and appreciate everybody joining in. Thank you. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah.